नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नॉवेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, मार्शल अंकल सॉफ्टस्वर्ड ने अचंभित होकर देखा कि ड्रैगन फॉर्म गठन जो कई संप्रदायों द्वारा प्रसिद्ध था, अचानक रुक गया। ये गठन बहुत शक्तिशाली था क्योंकि इसने फॉर्म को सक्रिय रखने और माउंटेन सी सेक्ट के दुश्मनों को नष्ट करने के लिए कई साधकों की ऊर्जा का उपयोग की। अब आगे अध्याय 151 पूर्ण विनाश। शिष्य डेरिन और शिष्य लाना अपनी आंखों में भय और आक्रोश के साथ गहरे पानी में भागते हुए अपने मार्शल अंकल को पीछे छोड़ रहे थे। बिजली की जंजीरों के हमले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। ये बात उनके दिमाग में उभरी और वे समुद्र में और भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें बस यही राहत मिली कि हमला उन पर नहीं हुआ, लेकिन उनके सभी छोटे शिष्य चले गए थे। शिष्य लाना की आंखों से आंसू बह रहे थे जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे। शिष्य लाना, मार्शल अंकल के बारे में चिंता मत करो। उन्होंने हमारे माउंटेन सी सेक्ट की गुप्त तकनीक के 5वें रूप में महारत हासिल कर ली है और उन लोगों द्वारा आसानी से पराजित नहीं किया जा सकेगा जिन्होंने कानूनों का अध्ययन भी शुरू नहीं किया है। शिष्य डेरिन ने रोती हुई गोरी त्वचा वाली जैद सुंदरता को देखा और महसूस किया कि उसका दिल नर्म हो गया है। कम से कम वह और यह गोरा शिष्य जीवित बच गए। वे अन्य कल्टीवेटर्स के बेस तक पहुंचेंगे और उन्हें इस अन्याय के बारे में सूचित करेंगे, इससे पहले कि वे वायलेट कोर और रीबर्थ रियल्म्स में कई लोगों के साथ वापस आएं और इन दुश्मनों को मार गिराएं। शिष्या लाना कहलाने वाली सुंदरी ने इन शब्दों पर सिर हिलाया और भी अधिक दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ी। वे बहुत पहले ही शक्तिशाली पानी के नीचे के जहाजों से आगे निकल गए थे और अब वे समुद्र की गहराई से निकलकर ऊपर की ओर बढ़ रहे थे और समुद्र के ऊपर साधकों से भरे द्वीपों की खोज कर रहे थे। शिष्य डेरिन का मन भटक गया जब उसने अपनी महिला शिष्या के चेहरे को देखा जो दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। इससे उसे थोड़ी खुशी हुई क्योंकि वह उसके साथ इस कठिन परीक्षा से बच गया। भविष्य में उनका रिश्ता निस्संदेह गहरा होगा और वह इस जैद सुंदरी के साथ दोहरी साधना भी कर सकेगा। उनके विचार तेजी से बदल गए क्योंकि एक अजीब चीख जो उन्होंने पहले सुनी थी उनके चारों ओर गूंज उठी। एक चांदी जैसी आकृति उनकी तेजी से ऊपर उठती आकृतियों के ठीक ऊपर प्रकट हुई। चीख सुनकर वे अपनी स्तब्धता से बाहर आए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। किसी ने उन्हें पकड़ लिया था। एक सम्राट पेंगुइन खड़ा था। उसकी चोंच बहुत ऊपर उठी हुई थी क्योंकि उसकी मन के जैसी आंखें उसके नीचे के काश्तकारों को देखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। जब उसने अपने पंखों को ऊपर उठाया और नीचे की ओर घुमाया तो चांदी की रोशनी से चमक उठी। चांदी की रोशनी का एक विनाशकारी ब्लेड बन गया और 2 महान रैंक वाले काश्तकारों की ओर बढ़ गया। चांदी की रोशनी की धार सीधी रेखा में नहीं घूम रही थी बल्कि कई बार गायब और पुनः प्रकट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी दिशाओं से दोनों शिष्यों की ओर उतर रही हो। पर्वतीय सागर संप्रदाय की चौथी शैली समुद्र के पंख। दोनों साधकों की आकृतियां चमक उठी जब उनके पीछे भव्य नीले पंख दिखाई दिए। जैसे जैसे वे इस अहंकारी शत्रु का सामना कर रहे थे उनकी गति और शक्ति एक और स्तर ऊपर उठ रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समुद्र में भारी आघात और कंपन महसूस किया जा सकता था क्योंकि एक विशेष मार्शल अंकल कई ताकतों के हमलों का सामना कर रहा था। प्लाज्मा गन ले जाने वाले अटलांटियन और शक्तिशाली विस्फोट करने वाले त्रिशूल लहराते मरफोक, साथ ही पौराणिक जानवरों का एक संग्रह जिसने युद्ध को और भी अधिक अराजक बना दिया। पुनर्जन्म क्षेत्र में साधक ने एक शानदार क्षमता को सक्रिय कर दिया था। एक शक्तिशाली क्षमता के ठीक नीचे का रूप जो समय से पहले बंद हो गया था। ये पर्वतीय सागर संप्रदाय की 5वीं शैली सम्राट का अवतरण था। साधक के चारों ओर एक अत्यंत राजसी व्यक्ति की पारदर्शी रूपरेखा थी। उसके सिर पर एक चमकता हुआ नीला मुकुट स्थिर रूप से बैठा हुआ था। शक्तिशाली कंपन पैदा करने वाली 2 तलवारें जो आसपास के पानी को अलग कर देती थीं, प्रत्येक हाथ में मौजूद थीं, जबकि मार्शल अंकल सॉफ्टस्वर्ड ने अपने दुश्मनों का बहादुरी से सामना किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नू ने शक्तिशाली साधक को देखा जो पौराणिक पद की थरथराती शक्ति को बाहर निकाल रहा था और वह अपने चेहरे पर मुस्कान आने से नहीं रोक सका। यह एक ऐसा प्राणी था जिसे साधना की दुनिया में पुनर्जन्म क्षेत्र में किसी व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। उसके पास कई तरह के खजाने और ज्ञान थे जो निस्संदेह भविष्य में नूह के लिए खेलने के लिए कार्ड को बेहतर बना सकते थे। गोल्डन कमांडर मरमैन के साथ काम करते समय कई कौशलों का इस्तेमाल जारी रहा जो बूस्टेड कल्टीवेटर के साथ नजदीकी इलाकों में लड़ रहा था। नूह को पता था कि यह माउंटेन सी सेक्ट की एक गुप्त तकनीक थी जिसमें पुनर्जन्म या वास्तव में पौराणिक रैंक तक पहुंचने वाले लोग 5वें और 6ठे रूपों को सीखने और उपयोग करने में सक्षम थे। उसने पहले ही इन गुप्त तकनीकों के पहले रूप पर अपना हाथ रख लिया था और एक बार जब ये लड़ाई सफलतापूर्वक समाप्त हो जाती है तो उसके पास और भी अधिक होना चाहिए। ब्लू ड्रैगन की धुंधली आकृति के बारे में सोचते ही उसका एड्रेनालाइन चरम पर पहुंच गया।
जिसे सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए साधकों को एक संरचना में आना पड़ता था। उसके सामने यह मार्शल अंकल ब्लू ड्रैगन के ठीक नीचे 5वें रूप का उपयोग आसानी से कर सकता था, क्योंकि वह पानी को पार करता था और सभी तरफ से हमलों का सामना करता था। धमाका। नू हर कुछ सेकंड में अपने महाकाव्य और पौराणिक कौशल का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे साधक पर दबाव बढ़ता जा रहा था और वह और अधिक पीछे धकेला जा रहा था। उसने जो गुप्त तकनीक अपनाई थी उसकी महिमा धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि उसकी ऊर्जा का अधिक उपयोग हो रहा था। मैं आज गिर सकता हूँ, लेकिन जान लो कि तुम सब मेरे पीछे आओगे। मार्शल अंकल की ओर से एक जोरदार आवाज आई जब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। वे एक भयानक मरमेन से लड़ रहे थे जो लगातार अपने चारों ओर पानी का इस्तेमाल करके सभी हमलों को रोक रहा था, जबकि शैतानी जानवर लगातार परेशान कर रहे थे और नुकसान पहुंचाने वाले कौशल फेंक रहे थे, जिससे वे और अधिक थक गए। मेरा दिल मजबूत है और मुझे मौत का डर नहीं है। जहाँ तक तुम मूर्खों की बात है, जिन्हें दुनिया के नियमों के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, बस इंतजार करो कि दूसरे संप्रदाय इस बारे में जानें और मुझसे बदला लें। ये शब्द किसी हताश व्यक्ति के शब्द लग रहे थे जब कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया था। एक राजसी सम्राट का पारदर्शी रूप जो उसने धारण किया हुआ था और जो तेजी से लुप्त हो रहा था, फिर से चमकने लगा। नू ने देखा कि उसका चेहरा सख्त हो गया है और उसने हेजेमनी का भ्रष्ट प्रतीक कौशल सक्रिय कर दिया, जिसे वह कठोर परिस्थितियों के लिए बचाकर रख रहा था। मार्शल अंकल अपनी मृत्यु से पहले अपनी कोर को जलाकर शानदार ताकत बाहर निकाल रहा था। वह ऐसा नहीं होने दे सकता था, क्योंकि इसका मतलब था कि यदि यह साधक उस स्रोत को जलाता रहा जिसमें अनेक खजाने और रहस्य छिपे थे, तो लूट कम हो जाएगी। आक्रमण करना। वह जानवरों और एक्विकारिस शहर की सेनाओं को आदेश भेजते हुए जोर से चिल्लाया। वह प्रतीक चिन्ह जिसने उसे और उसकी सेनाओं को मजबूत किया और उसके दुश्मनों को कमजोर किया, फैल गया। हमले और भी घातक होते गए, क्योंकि अधिक से अधिक हमले पौराणिक साधक की शानदार चमकती हुई आकृति पर गिर रहे थे। रूपांतरित नूह तेजी से उसके करीब पहुंचा, क्योंकि उसकी आदिम आत्माओं ने भी उसे घेर लिया था। कई रंगीन कौशल चमक रहे थे और मार्शल अंकल की ओर हमला कर रहे थे। धमाका। इसके लिए अनेक पौराणिक जानवरों और आदिम आत्माओं के सहयोग की आवश्यकता थी। साथ ही एक स्वर्ण कमांडर की भी आवश्यकता थी, जो कि पौराणिक रंग पर था, लेकिन पुनर्जन्म क्षेत्र का साधक खोई हुई दुनिया में गिर गया था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 152। कुछ सुंदर। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या थी? क्या ये धन था, शक्ति थी, स्वतंत्रता थी, या किसी सुंदर पुरुष या स्त्री की संगति थी? बहुत से लोगों की राय अलग अलग थी कि वे क्या सुंदर मानते हैं, लेकिन नूह को लगा कि उसके सामने जो नजारा था वो उसके जन्म के बाद से अब तक की सबसे खूबसूरत चीज थी। पहाड़ पर ढेर किए गए शानदार चमकते कौशल पुस्तकें, कोर आइटम और जगमगाते क्रिस्टल वास्तव में देखने में बहुत सुंदर थे। उसने खुद को आगे बढ़ाया और आखिरी क्षणों में जितने कौशल हो सके उतने का इस्तेमाल किया। जब पौराणिक साधक ने आखिरी मिनट के जुए के लिए उसके कोर को जलाना शुरू कर दिया, भयानक कौशल जो आसपास के समुद्रों को चीरते थे, बहादुर साधक की ओर लक्षित थे। वह पूरी तरह से गिर गया था जब उसके शरीर पर कई हमले हुए थे जो उसे घेरे हुए थे, और नूह उसके शरीर और लूट को अपने भंडारण थैली में ले जाने के लिए पास था। ये पहला शरीर नहीं था जिसे उसने इकट्ठा किया था, क्योंकि इससे पहले जितने भी साधक उसने मारे थे उन्हें उसके भंडारण थैली या आध्यात्मिक भूमि में ले जाया गया था। सम्राट पेंगुइन का काम युद्ध के मैदान में घूमना और टेलीपोर्टेशन की अपनी अनोखी शक्तियों के साथ सभी पराजित दुश्मनों को आध्यात्मिक भूमि में पहुंचाना था। जब यह लड़ाई खत्म हो गई तो वह इतना सक्षम था कि उसने भाग रहे महान शिष्यों के शवों को भी वापस ला दिया। नूह ने खुद को ये सोचते हुए पाया कि यह घमंडी पेंगुइन इतना बुरा भी नहीं था। अगली बार जब वह इसे आराम करते हुए देखेगा तो वह इसे अपने मुलायम सोफे से नहीं उतारेगा। जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसका पैशाचिक तलवार जानवर रूपांतरण जारी किया गया, क्योंकि वह गोल्डन कमांडर के बगल में एटलांटियन के सुनहरे बालों वाले शरीर में दिखाई दिया, जिसने अपने शक्तिशाली त्रिशूल को हवा में ऊंचा उठाया था, जीत के लिए चिल्ला रहा था। एक्विकारिस शहर के निवासियों ने प्रभावी ढंग से आक्रमणकारियों को रोका और कम से कम हताहतों के साथ उन्हें मार गिराया। गोल्डन कमांडर ने नूह की ओर देखा और जैसे ही उसने उस शरीर को देखा जो पूरी तरह से एटलांटियन था, उसने अपनी सद्भावना व्यक्त की। भाई, तुमने अपने लिए कुछ बहुत अच्छे मित्र और अनोखे कौशल पा लिए हैं। मरमेन ने यह बात तब कही जब वो लंबे सफेद मांबा, सम्राट पेंगुइन और अन्य जानवरों की ओर देख रहा था जो एक साथ इकट्ठे हो रहे थे। एक ऐसा कौशल जो आपको किसी दूसरे प्राणी में पूरी तरह से रूपांतरित होने की अनुमति देता है, समुद्र में दुर्लभ था, खासकर जब वो प्राणी समुद्र आधारित न हो, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जो कभी प्रकट न हो। हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि कुछ समय पहले कुछ द्वीपों की यात्रा के बाद मुझे उनसे घनिष्ठ संबंध बनाने का मौका मिला। नूह वास्तव में बहुत खुश था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
जबकि उसकी नज़र उसके भंडारण थैले में रखे पराजित कृषकों और लूट के सामान पर पड़ी, जिसे पाने के लिए वो इंतजार नहीं कर सकता था। अटलांटिस की ओर जाने से कम मुझे अपने शहर में आपका स्वागत करने की अनुमति तो दीजिए। आपको पेट भरने की जरूरत होगी, साथ ही कुछ ऐसी जानकारी भी चाहिए होगी जो आपको खतरनाक हिस्सों से बचने में मदद करेगी। युद्ध के बाद भी मर्मन ने सद्भावना दिखाना जारी रखा और नूह सारी लूट को खंगालने के लिए अधीरता से अपने पैरों की उंगलियों पर था, लेकिन उसने अपने मन में धैर्य का जाप करते हुए खुद को शांत करने के लिए सांस छोड़ी। समुद्र के निचले क्षेत्रों को पार करने के खतरों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करना बहुत बुरा नहीं होगा, और एक पौराणिक मर्मन से जानकारी हंसने की कोई बात नहीं थी। उसने चमचमाती लूट के ढेरों को अपने दिमाग से निकाल दिया और वो तथा 5 महान जानवर, अटलांटियनों तथा मरफोक के जयकारे लगाने वाले समूहों के साथ इक्विकारिस शहर की ओर चल पड़े। पौराणिक जानवरों को पानी के नीचे रहने में कोई परेशानी नहीं थी, और अगर वे चाहे तो खेती करने वालों की तरह हवा के बुलबुले भी बना सकते थे। वे उत्सुकता से अपने चारों ओर देखने लगे, क्योंकि यह पहली बार था जब वे आध्यात्मिक भूमि से बाहर थे। जलचर प्राणी एक चिकने पेंगुइन के शरीर के चारों ओर उत्सुकता से झुंड बनाकर घूम रहे थे, क्योंकि उन्हें उसकी घमंडी चोंच, जो हमेशा आसमान की ओर इशारा करती हुई प्रतीत होती थी, बहुत दिलचस्प लगी। एक जश्न की रात इक्विकारिस के पानी के नीचे के शहर में बिताई गई, क्योंकि नूह और जानवरों को एक नई दुनिया के व्यंजनों का आनंद लेने का मौका मिला। ये देखने में बहुत ही अजीब नज़ारा था, क्योंकि उन्होंने मछलियों को दूसरी मछलियों को खाते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। मरफोक ने जो कुछ भी कच्चा पकड़ा उसे खा लिया, जबकि अटलांटियन अपने भोजन को अपने क्षेत्रों में पकाना पसंद करते थे, जो सुरक्षात्मक बुलबुले से घिरे थे जहां वे मनुष्यों की तरह घूमते थे। पास के शहर से सुदृढ़ीकरण बाद में आया और उन्हें केवल उत्सव का आनंद लेने का मौका मिला, युद्ध का नहीं। इस तरह घंटों बीत गए, जब नूह ने भोजन का आनंद लेते हुए गोल्डन कमांडर से बात की और कुछ और चीजों के बारे में सीखा जो कुछ समय पहले उसने जिन कमजोर अटलांटिसियों को हराया था उनकी यादों में नहीं थीं। उत्सव के कुछ समय बाद नूह ने गोल्डन कमांडर को अलविदा कहा और फिर से चलने के लिए तैयार हो गया। इस बार वह अटलांटिस तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता लेना चाहता था। कल्टीवेटर्स की दुनिया से शक्तिशाली मनुष्यों की मुलाकात ने उसके अंदर रोमांच की भावना जगा दी थी, और वह अपने वर्तमान लक्ष्यों को प्राप्त करने के तुरंत बाद उन योजनाओं पर काम शुरू करना चाहता था। दानव, अटलांटियन, कृषक। अब तक वो कई समूहों से मिल चुका था, लेकिन लक्ष्य वही था। वो जिस समूह की तलाश में था वह अब लॉस्ट वर्ल्ड के केंद्र में स्थित शहर अटलांटिस में था। गोल्डन कमांडर ने सिर हिलाया, क्योंकि उसने देखा कि वो नूह को अब और पीछे नहीं रख सकता, और उसने अपने अंतिम प्रशंसा भरे शब्द कहे। चैंपियन का खिताब विशेष है और केवल नियॉन कमांडर स्तर के लोग ही इसके लिए लड़ सकते हैं। यदि आप कई शक्तिशाली चैंपियनों के बीच सफल होते हैं तो एक पुरस्कार जो जादू और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का चरम संयोजन है आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए कड़ी मेहनत करें। मरमेन ने शक्तिशाली शब्द कहे, जिससे नूह की आंखों में चमक पैदा हो गई और उसने सिर हिलाया और अटलांटिस से मिलने वाले कई खजानों के बारे में सोचा। ये सभ्यता जो तकनीक और जादू का मिश्रण थी, वह वास्तव में उनकी रचनाओं पर अपना हाथ रखना चाहता था। जैसे ही वह जानवरों के साथ इक्विकारिस शहर को पीछे छोड़ता है, उसका खून उबलने लगता है और वह नीचे की ओर अपना रास्ता बनाता है। कुछ मिनटों के बाद वह आध्यात्मिक भूमि में जाकर अपने पुरस्कारों की गिनती करने के लिए रुकता है। साधक बिल्कुल भी कंजूस नहीं थे, उन्होंने उसे ढेर सारे इनाम दिए जिनका वह इस्तेमाल करने लगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण थे वे गुप्त तकनीकें जो माउंटेन सी संप्रदाय के साधक इस्तेमाल कर रहे थे। महाकाव्य पर्वतीय सागर संप्रदाय की दूसरी शैली नीला किला, पौराणिक पर्वतीय समुद्र संप्रदाय की तीसरी शैली उपचारात्मक जल, पौराणिक पर्वतीय सागर संप्रदाय की चौथी शैली समुद्र के पंख, पौराणिक पर्वत सागर संप्रदाय की पांचवी शैली सम्राट का वंश, पौराणिक पर्वतीय सागर संप्रदाय की छठी शैली ड्रैगन रूप। किसान सचमुच दान दे रहे थे। शिष्य बॉब और वायलेट कोर में मौजूद अन्य 2 लोगों ने लीजेंडरी स्किल्स को छोड़ दिया, जो माउंटेन सी सेक्ट की तीसरी और चौथी गुप्त तकनीकें थीं। रीबर्थ रियल्म कल्टीवेटर ने नूह को मिले मिथिकल रैंक के पहले स्किल्स को उपहार में दिया, और वे कम से कम कहने के लिए शानदार थे। उसने पहले ही महाकाव्य शिष्य से पहला रूप प्राप्त कर लिया था, जिसे उसने युद्ध में शामिल होने से पहले गुप्त रूप से लिया था, और अब उसने दूसरा रूप भी प्राप्त कर लिया, जिसने उसे वे सभी 6 रूप प्रदान किए जिन्हें उसने इस युद्ध में कल्टीवेटर्स को इस्तेमाल करते देखा था। वो गुप्त तकनीकों की सबसे शक्तिशाली शैली को आजमाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और उन क्रिस्टलों को देखा जो एक आकर्षक शक्ति के साथ थिरक रहे थे। निम्न स्तर जल क्रिस्टल, जल के नियम के संचयन वाला एक क्रिस्टल, एक नगण्य भाग समाहित है। मध्य स्तर जल क्रिस्टल, जल के नियम के संचयन वाला एक क्रिस्टल, एक छोटा सा हिस्सा समाहित है। उच्च स्तरीय जल क्रिस्टल, जल के नियम के संचयन वाला एक क्रिस्टल, एक महत्वपूर्ण हिस्सा समाहित है।
इन शानदार चमकते क्रिस्टलों में से कई थे जो साधकों से प्राप्त होने वाली 3 सबसे बेशकीमती लूट में से एक थे। पहली थी गुप्त तकनीकें जो कौशल में बदल गईं, दूसरी थी ये क्रिस्टल जिसमें एक निश्चित कानून के संचय थे, और तीसरी थी बेशक यादें। नूह की आंखें चमक उठी और उसका चेहरा भावशून्य बना रहा क्योंकि वो उन कई पराजित शत्रुओं की ओर देख रहा था जिन पर वो स्मृति लुटेरा का उपयोग कर सकता था। उनकी यादों के साथ वह साधना की दुनिया की कितनी बड़ी तस्वीर बना सकता था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 153 कोक्विलेस। साधना की दुनिया देखने लायक थी। बादलों में छिपी चौड़ी घाटियां और पहाड़ जानवरों की दुनिया के समान। दुनिया के नियमों का अध्ययन करने वाले अभिमानी साधक अपने से नीचे के सभी लोगों को नीचा दिखाते हुए बेकाबू हो गए। नूह ने माउंटेन सी सेक्ट के मार्शल अंकल और अटलांटिस की खोई दुनिया में लाए गए कई शिष्यों से प्राप्त कई यादों और रहस्यों पर मुस्कुराया। वो इस समय माउंटेन सी सेक्ट के बारे में अन्य शिष्यों और मार्शल अंकल से कहीं ज्यादा जानता था। वो शक्तिशाली साधकों की यादों से भी विचलित नहीं हुआ जो पौराणिक और पौराणिक श्रेणी से आगे थे, क्योंकि उसने स्वयं 2 या 3 महीनों के अंतराल में पौराणिक को छुआ था। विचार त्वरण ने पूरी ताकत से काम किया क्योंकि उसके दिमाग ने प्रचुर मात्रा में नई जानकारी एकत्र की और उसने इसका सबसे अच्छा उपयोग करने के तरीकों पर गौर किया। कुछ क्रांतिकारी विचारों के साथ आया जिन्हें केवल भविष्य में ही लागू किया जा सकता था। उसका मन व्यस्तता से चल रहा था क्योंकि वह उन जानवरों को नजरअंदाज कर रहा था जो कठिन लड़ाई से वापस आ रहे विजेताओं की तरह लग रहे थे और आनंद लेने जा रहे थे क्योंकि उनके शरीर छोटे हो गए थे और वे उन खूबसूरत इमारतों की ओर चले गए थे जिन्हें नूह पिछले कुछ दिनों में आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन कौशल के वास्तुकला कार्य का उपयोग करके बना रहा था। जानवरों ने स्नो वाइट से रंगीन नीले फलों का आनंद लिया क्योंकि वे भविष्य के आधुनिक घरों में प्रवेश कर रहे थे जिन्हें उन्होंने और अधिक बनाने का अनुरोध किया था। इस रात एक और बड़ी बात हुई क्योंकि एपिक आर्कटिक वुल्फ भी उन जानवरों की श्रेणी में शामिल हो गया जिन्होंने स्नो वाइन से कई फलों को खाने के बाद लीजेंडरी रैंक हासिल की। पैनल के तहत जानवरों की संख्या में परिवर्तन जारी रहा जिससे नूह को कुछ सप्ताह या महीनों में आध्यात्मिक भूमि को चौथे स्तर तक उन्नत करने की आवश्यकताओं को पूरा करने की संभावना का पता चला। उसने आध्यात्मिक भूमि पर बनी कई भव्य इमारतों को देखा और अपने द्वारा बनाए गए पहले आलीशान आधुनिक घर की ओर बढ़ा। अब उसे इस घर में खाना पकाने और भूनने की आदत हो गई थी और तीसरी मंजिल पर बुदबुदाते हुए गर्म पूल में आराम करते हुए वह सोचता रहता था। वह घर के चारों ओर घूमता रहा और कल्टीवेटर से गिरे कई जल क्रिस्टल को घुमाता रहा। वह उन्हें धीरे धीरे अवशोषित करता और देखता कि जल तत्व से संबंधित किसी भी चीज का प्रतिशत पागलपन भरे स्तर तक बढ़ गया। शांति से लाभ को अवशोषित करने के लिए नीली चिमनी के पास जाते समय उसने एक सम्राट पेंगुइन की छोटी आकृति को एक सफेद तौलिया में लिपटे हुए देखा जो ऊपर की ओर बुदबुदाते हुए जकूजी की ओर सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अहंकार और संतुष्टि का भाव था। क्या वह आजकल इस पेंगुइन को बहुत ज्यादा छूट दे रहा था? इसकी उपयोगिता केवल बढ़ती ही जा रही थी और यह आध्यात्मिक भूमि में सबसे प्रतिभाशाली जानवरों में से एक था और शक्ति में सबसे अधिक बना रहा। विशेष गुण जो इसे आसानी से स्थानिक हमले भेजने और आसानी से टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता था वह कई अन्य जानवरों की ईर्ष्या थी। ये पेंगुइन ही एकमात्र ऐसा बहादुर था जो इस घर में घुसने और उसका इस्तेमाल करने में सक्षम था जिसका मैं आमतौर पर इस्तेमाल करता था, जबकि बाकी सभी पेंगुइन आध्यात्मिक भूमि के आसपास मेरे द्वारा बनाए गए कई अन्य घरों का आनंद ले रहे थे। मैंने अपना ध्यान इस अजीबोगरीब जानवर से हटाकर जल क्रिस्टल को अवशोषित करने पर केंद्रित कर दिया। ये देखना चाहता था कि इतने सारे साधकों को नीचे गिराने के लिए प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी। जैसे जैसे नूह खोए हुए विश्व में आगे बढ़ता गया उसकी योजनाएं और आशाएं चारों ओर पनपती और बढ़ती गईं तथा विशाल ब्रह्मांड के अधिक से अधिक प्राणियों से मिलते हुए उसकी शक्ति भी बढ़ती गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक विशेष दानव भगवान दूसरे उससे भी अधिक भयानक दानव भगवान से मिलने जा रहा था। वही आशंकित चेहरे के साथ उस किशोर की ओर देख रहा था जो चारों ओर सैकड़ों हजारों हरी आंखों से घिरा हुआ था। महारानी, मेरे अधीन काम करने वाले एक स्क्वाड्रन के साथ कुछ अनसुलझी घटना घटी है। उसकी आवाज सम्मानपूर्वक गूंजी जब उसने किशोरी को कुछ बेस्वाद खाते हुए देखा। वह मांस का एक बड़ा तला हुआ टुकड़ा पकड़े हुए थी जिसे वह उत्साह से चबा रही थी। उसकी गहरी नजरें निचले दर्जे के शासक पर टिकी थीं। उन्हें अधिक से अधिक एपिक रैंक पर होना चाहिए था। इसके बारे में इतनी चिंता क्यों करें? उसने बेपरवाही से पूछा और खाना खाना जारी रखा। पानी के नीचे की गुफा में उसके बगल में एक तेज जलती हुई आग थी जिस पर वो अपने हाथों में मांस भूनती रही। वे चुपचाप गायब हो गए बिना एक शब्द भी कहे। हमारे दुश्मन इस दुनिया में समूह बनाकर हमें निशाना बना सकते हैं। अन्य शासक और मैं अपनी सेना को इधर उधर ले जाएंगे और सर्वोच्च खजाने का पता लगाने के लिए और भी तेजी से आगे बढ़ेंगे, इससे पहले कि पानी और भी ज्यादा दुश्मनों के साथ गंदा हो जाए। हाँ, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो।
भले ही यह एक पौराणिक रैंक है जो सक्रिय रूप से घूम रही है, देखो मैंने इसके साथ क्या किया। उसकी नजरें उस ओर चली गईं जहां एक अटलांटियन लेटा था, जो मुश्किल से सांस ले रहा था क्योंकि उसका दाहिना पैर पूरी तरह से गायब था। हाँ, क्या यह मजेदार नहीं है? जब मैंने उसकी जान को चीरकर भूनना शुरू किया तो वो मुझे डर से देखने लगा, जैसे कि यह सबसे अविश्वसनीय काम था। क्या उसे एहसास नहीं है कि वो बेचारी छोटी मछलियों के साथ भी यही करता है? मेरे लिए वो बस एक और बेचारी छोटी मछली है जिसे मैंने अपने जाल में पकड़ा है। हाँ, जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती गई, निचले दर्जे के दानव भगवान की आशंका बढ़ती गई। जिस प्राणी को भुनाया जा रहा था वो उसके समान ही रैंक का था। अराजकता के इस नेक्रोमेंसर के प्रति उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। उद्धरण चिन्ह ... सम्राट बाल ने कहा था कि जब आप यहाँ आएंगे तो हमारी सक्रिय मदद करेंगे। बारबाटोस की आंखों से एक तेज रोशनी गुजरी जब 29वें रैंक के दानव भगवान पर भारी दबाव पड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ उसका नाम लेकर मुझे धक्का दे सकते हो? आवाज ठंडी और भावहीन थी, उसमें वह चंचलता और हंसी नहीं थी जो अभी कुछ देर पहले थी। एस्टारोथ पर दबाव बढ़ता ही गया क्योंकि उसके होठों से और शब्द निकलने लगे। मेरा कोई अनादर करने का इरादा नहीं था महारानी। हम वर्तमान में जिन क्षेत्रों में खोज कर रहे हैं वहाँ शक्तिशाली दुश्मन हैं, और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अगर आप एबिसल क्षेत्र में मौजूद हों तो ये बहुत मददगार होगा। दबाव और ठंडी रोशनी किशोरी के चेहरे से नहीं हटी क्योंकि वह ठंडेपन से दानव भगवान को देख रही थी। उसकी अथाह आंखें घुटने टेके हुए एस्टारोथ की आंखों पर टिकी हुई थीं। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें उसके सारे विचारों और रहस्यों को देख रही थीं, जिससे एस्टारोथ को उसकी निगाहों के सामने बेहद कमजोर महसूस हो रहा था। बारबाटोस ने वह मांस थूक दिया जिसे वह चबा रही थी और अपने हाथों में पकड़ी हुई बड़ी जान को एक तरफ फेंक दिया। इस अथाह क्षेत्र के निर्देशांक क्या हैं? उसकी ठंडी आवाज ने दानव भगवान को और भी नीचे गिरा दिया क्योंकि उसने एक छोटी सी आवाज में जवाब दिया। बारबाटोस ने इस घुटने टेकने वाली आकृति को देखा और सिर हिलाया। उनके चारों ओर प्रकाश के हरे घेरे जो मीलों तक फैले हुए थे फिर से सक्रिय रूप से घूमने लगे। एक आधा खाया हुआ अटलांटियन टूटा हुआ पड़ा था और मुश्किल से सांस ले रहा था, जबकि अराजकता का नेक्रोमेंसर एबिसल जोन की ओर बढ़ना शुरू कर रहा था। घुटने टेके हुए दानव भगवान ने अपने समान रैंक के इस व्यक्ति को दयनीय रूप से देखा। एक धधकती हुई लौ उसके हाथों से निकल रही थी ताकि उसे उसके दुख से बाहर निकाला जा सके क्योंकि वह भयभीत होकर बारबाटोस की ओर देख रहा था। घटनाओं के इस छोटे से क्रम का कई शक्तिशाली प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अभी होना बाकी था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 154 बेतुका। पूरी रात सोचने और जल क्रिस्टल को आत्मसात करने के बाद, जो कि पौराणिक से लेकर रैंक एस तक के साधकों के लिए था, स्टेट पैनल में कानून के अनुभाग के तहत एक नया प्रतिशत दिखाई दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी समस्या ये थी कि नूह को जो संख्याएं दिख रही थीं, वे बेतुकी थीं। जल का नियम 5% सभी जल आधारित क्षमताओं और कौशलों में 500% की वृद्धि होती है। ... ये देखना हास्यास्पद था कि जल के नियम की मात्र 5% समझ से किसी भी जल तत्व कौशल में 5 गुना से अधिक की वृद्धि कैसे हो सकती है। बहुत हास्यास्पद। नूह का दिमाग तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह जल के नियम में 50% के आधे बिंदु तक पहुंचने की कल्पना कर रहा था, जो किसी भी जल तत्व कौशल को 50 गुना बढ़ावा देगा। ये कल्पना करना भी पागलपन था, लेकिन साथ ही वहां तक पहुंचना कितना आसान होगा। उसने 3 पौराणिक श्रेणी के साधकों को, 1 पौराणिक श्रेणी के साधकों को, 10 महाकाव्य श्रेणी के साधकों को तथा उससे भी अधिक श्रेणी एस के साधकों को हराया था। उन सभी साधकों का प्रतिशत बढ़कर 5% हो गया है, इसलिए उसे इसे और अधिक बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जब वह आध्यात्मिक भूमि से बाहर निकलकर एक बार फिर पानी में गया तो उसे लगा कि वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में है। पहली बार उसे जो 0.1% मिला था उससे कोई खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जल के नियम में 5% की वृद्धि ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया जिसे उसने तुरंत नोटिस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास का समुद्र उसे सहारा दे रहा है और उसे सहारा दे रहा है, और वह आसानी से आसपास के पानी को अपने नियंत्रण में कर सकता है। यह एहसास नया और शानदार था, जिससे उसे भविष्य में और भी ज्यादा पानी के क्रिस्टल साथ ही दूसरे तत्वों के क्रिस्टल पाने की उम्मीद जगी। वह नहीं जानता था कि कब, लेकिन भविष्य में कभी न कभी खेती की दुनिया उसके लक्ष्यों की सूची में होगी। कानूनों की यह अवधारणा इतनी शानदार थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, खासकर तब जब वे उसके कौशल और उसकी बाकी ताकत को इतनी अच्छी तरह से बढ़ाते थे। शक्ति की एक प्रणाली जिसने उसके गृहलोक से पराजित लोगों के कौशल को छीन लिया, एक अनोखा खजाना जिसमें आगे बढ़ने पर अनलॉक करने के लिए अद्भुत विशेषताओं के साथ असीमित क्षमता थी, और अब कानूनों जैसी गूढ़ चीज को आसानी से समझना सिर्फ उन साधकों को हराकर जिन्होंने उनके सबसे छोटे हिस्से को समझने के लिए दसियों से सैकड़ों वर्षों तक काम किया था।
ब्रह्मांड में कई दुनियाएं थीं और कई और खजाने थे जिन पर उसे अभी भी हाथ लगाना था। खोई हुई दुनिया में सर्वोच्च खजाना था नेपच्यून का त्रिशूल। अगर वह भी ऐसा कुछ पा लेता और अलग अलग दुनियाओं के लिए अद्वितीय अन्य शक्तियां और कौशल इकट्ठा करना जारी रखता, तो उसे जल्दी एहसास हो जाता कि स्तरों की अवधारणा उसके लिए अर्थहीन हो जाएगी। क्या उसे वास्तव में एक विशिष्ट रंग का प्राणी माना जा सकता है, जब उसने कई दुनियाओं से शक्तियों और कौशल को इतनी सहजता से धारण और संयोजित किया हो? केवल समय ही बताएगा, जिसका मतलब था कि उसे बहुत अहंकारी बने बिना और अपनी जान गंवाए बिना विरोधियों से लड़ने की जरूरत थी। अटलांटिस के पास पहुंचने पर उसके पास चुनने के लिए कई विकल्प थे, और वह जानता था कि जल तत्व कौशल में इन शानदार वृद्धि का परीक्षण कहाँ करना है। साथ ही साथ उसे साधकों द्वारा उपहार में दिए गए वास्तविक नए कौशल भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गहरे समुद्र में रहने वाला एक जीव था, जिसके कारण कई लापरवाह अटलांटियन और मर्लेफोक ने पिछले कुछ सालों में अपनी जान गंवाई है। यह एक खास क्षेत्र में रहता था, जिसे हमेशा से ही खतरे वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता था, क्योंकि वहां से गुजरना हमेशा आपकी मौत की गारंटी माना जाता था। यह अटलांटिस शहर से बहुत दूर नहीं था। यह एक भयानक प्राणी था जो पौराणिक श्रेणी का था, एंग्लरफिश। इस प्रजाति की मछलियां पूरी खोई हुई दुनिया में बहुत कम पाई जाती थीं, फिर भी जो भी पाई जाती थीं, वे हमेशा ताकत में सबसे ऊपर होती थीं। वे ऐसे गंदे वातावरण में रहते थे जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी, और अपने आसपास के अंधेरे का आनंद लेते थे क्योंकि उनके पास प्रकाश का एक स्रोत था जो हमेशा उनके शिकार को लुभाता था। इसके सिर के ऊपर एक लंबी मांसल वृद्धि थी जो उससे दूरी का संकेत देती थी, जहां इस मांसल वृद्धि के अंत में एक गोलाकार भाग था जो अंधेरे पानी में चमक सकता था। कोई भी प्राणी जो इस सुंदर सफेद नीली रोशनी की ओर आकर्षित होता, अगले ही पल उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि यह भयानक जानवर उसे पूरा निगलने के लिए तेजी से आगे बढ़ता। समुद्र के नीचे के अंधेरे में एक शक्तिशाली विशाल शरीर इधर उधर घूम रहा था। बीच बीच में एक आकर्षक प्रकाश की चमक चमकती हुई आसपास की किसी भी चीज का ध्यान अपनी ओर खींचती हुई प्रतीत होती थी। विशाल जीव हमेशा की तरह अपने क्षेत्र में घूम रहा था, और जब वह पानी में घूम रहा था तो उसकी आभा का एक भी अंश दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनट बीत गए और एक बदलाव हुआ जब उसे कुछ हलचल महसूस हुई। क्या उसे आखिरकार शिकार मिल गया था? जीव ने जानलेवा खूनी खेल खेला। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर उस संकेत के करीब पहुंच रहा था जिसे उसने महसूस किया था। उसके सिर के ऊपर आकर्षक नीली रोशनी और भी अधिक आकर्षक ढंग से चमक रही थी। जब ये तैरकर उस लक्ष्य पर प्रकाश डालता था जो उस तक पहुंचता था, तो उसे जो झटका और भय महसूस होता था वो कुछ ऐसा था जिससे वो कभी थक नहीं सकता था। पर्याप्त प्रकाश छोड़ा गया था जिससे प्रकाश का एक चमकता हुआ चक्र दिखाई दे रहा था, और जब दोनों आकृतियां एक दूसरे के करीब पहुंची तो इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखा। वे दोनों एक दूसरे के पास कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। तभी प्रकाश का एक घेरा दिखाई दे रहा था और जीव ने अपनी रोशनी को शानदार ढंग से फैलाया, जिससे पूरा परिवेश प्रकाशित हो गया। जिस जीव को उसने पकड़ा होगा वो कितना भयभीत होगा। एक विस्तृत मुस्कान ने दांतेदार नुकीले दांतों को प्रकट किया, क्योंकि प्रकाश के फैलने के साथ ही एंग्लरफिश से एक जबरदस्त बल निकला और उसका शिकार नंगा हो गया। सुनहरे बालों वाला एक अटलांटियन व्यक्ति इस पौराणिक प्राणी के सामने शांति से खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जिसने एंग्लरफिश को चौंका दिया। अरे बड़े आदमी, मैंने इस विशाल समुद्र में तुम्हें ढूंढने में कुछ दिन बिताए हैं। यह एक हल्की आवाज थी, जैसे एक दोस्त दूसरे से बात कर रहा हो। जब नू आखिरकार उस शक्तिशाली जानवर को ढूंढ लेता है जिससे बचने के लिए इक्विकारिस शहर के गोल्डन कमांडर ने उसे चेतावनी दी थी। एंग्लरफिश के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। इससे पहले कि वो दुष्ट रूप में वापस लौटे, उसका बदसूरत चेहरा खींच गया और वह अपने सामने वाले प्राणी को निगलने के लिए तेज गति से आगे बढ़ा। हाँ, बढ़िया। मुझे अभी तक किसी बहुत मजबूत चीज पर इसका अभ्यास करने का मौका नहीं मिला है, इसलिए मुझे निराश मत करो। उत्साह से भरी एक आवाज गूंजी जब कई कौशल डाले गए। माउंटेन सी सेक्ट की 6 गुप्त तकनीकों के पहले से लेकर 5वें रूप तक सभी को एक भव्य शक्ति के रूप में डाला गया, जिसने एक शॉकवेव भेजा जिसने भागते हुए एंग्लरफिश को पीछे धकेल दिया। पहली शैली, जल तलवार। दूसरी, नीला किला। तीसरी, उपचारात्मक जल। चौथी, समुद्र के पंख। 5वीं, सम्राट का अवतरण। महाकाव्य से लेकर पौराणिक स्तर तक के कौशल एक साथ मिलकर कुछ शानदार बनाने के लिए एक साथ आए। एक शानदार नीली रोशनी पानी में फैली हुई राजसी हवा के रूप में चमक रही थी, जो 1 मील से अधिक दूर तक हर एक जगह को रोशन कर रही थी। नू उस पौराणिक समुद्री जीव के सामने दृढ़ था जो शक्ति से भरा हुआ था। उसका शरीर शक्तिशाली रूप से कंपन कर रहा था क्योंकि उसे उस प्राणी से खतरा महसूस हो रहा था जिसे वह शिकार समझ रहा था। नू का शरीर एक बहुत पुराने सम्राट के शाही रूप में लिपटा हुआ था, जिसका चेहरा भावशून्य था और उसके सिर के ऊपर एक नीला मुकुट दिखाई दे रहा था। उसका शरीर जो मूल रूप से 2 मीटर लंबा था,
अब वो दुगुना बड़ा दिखाई देने लगा। उसके पीछे से चमकीले नीले पंख फैले हुए थे, जिससे सम्राट का अवतरण और भी सहज लग रहा था। दो हिलती हुई नीली तलवारें जो खून के लिए पुकारती हुई लग रही थीं, उसके दोनों हाथों में थीं, जैसे कि पहले से ही शक्तिशाली शरीर के चारों ओर कवच का एक दीवारानुमा टुकड़ा बन गया हो, जिससे सम्राट का अवतरण और भी अधिक ठोस हो गया हो, क्योंकि चमकीली रोशनी बढ़ती जा रही थी। सबसे ऊपर पानी की एक अलग परत लगातार चमकते हुए शरीर पर घूम रही थी, जो किसी भी अंतराल को ढक रही थी, क्योंकि इसने माउंटेन सी सेक्ट के 6 शैलियों के 5वें रूप को और भी अधिक जीवंत बना दिया था। इस शिकार को देखकर एंग्लरफिश के दिल में डर भर गया, क्योंकि यह एक शिकारी निकला, वह ये तय करने में लगा कि भाग जाए या लड़े। उसने महसूस किया कि दो हिलती हुई नीली ब्लेड उसकी ओर इशारा कर रही हैं, तभी एक घातक आवाज उसके कान में घुसी। हमारे आसपास के पानी से वास्तव में भय की गंध आ रही है। यह आप जैसी शक्तिशाली चीज से तो नहीं आ रही होगी, है न? ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज उसे ताना मार रही हो, जिससे पौराणिक जानवर की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसकी आशंकाएं खुलकर सामने आ गईं। ओह! क्रोधपूर्ण ऊर्जाएं एंग्लरफिश के चारों ओर फैल गईं, तथा उसके समान ही क्रूर अनेक जीव बाहर बुलाए जाने लगे। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 155 अटलांटिस आए। हाँ, चलो। खोई हुई दुनिया के सबसे गहरे पानी में एक रोमांचक युद्ध चल रहा था, जबकि एक शक्तिशाली सम्राट के वैभव से सुसज्जित नूह की आकृति पानी में निर्बाध गति से आगे बढ़ रही थी। वह अपने शरीर में घुसने से अपने तीखे दांतों से बच रहा था, जबकि उसके हाथों में हिलते नीले ब्लेड उन बुलाए गए प्राणियों पर प्रहार कर रहे थे, जो उसके चारों ओर झुंड में घूम रहे एंग्लरफिश से थोड़े ही कम शक्तिशाली थे। श्लोक। जब भी उसका ब्लेड वार करता तो मांस बेतहाशा फट जाता, क्योंकि हिलते हुए ब्लेड मांसपेशियों और हड्डियों को चीर देते थे जैसे कि कुछ भी नहीं था। एंग्लरफिश द्वारा बुलाए गए हर एक प्राणी को आसानी से चीर दिया जा रहा था, क्योंकि नूह शक्तिशाली जानवर के करीब जा रहा था। उसके नीले ब्लेड उत्साह से थिरक रहे थे। उसकी पीठ पर चमकते पंख पानी में उसकी गति को तेज बनाते थे, और जब कोई हमला उस पर होता था तो केवल एक खरोंच सुनाई देती थी, क्योंकि वह माउंटेन सी सेक्ट की पहली 5 शैलियों के नीले रूप में लिपटा हुआ था। हीलिंग वाटर के रूप को चमकने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि एक भी हमला नीले कवच की रूपरेखा से होकर नहीं गुजरा। ओंग! पौराणिक एंग्लरफिश ने जैसे ही मौत का खतरा महसूस किया, उसने अपनी बेतहाशा ताकत छोड़ी। मांसल उभार एक चकाचौंध करने वाली रोशनी से चमक उठा, जिससे आसपास का क्षेत्र उबलने लगा और भीषण लड़ाई जारी रही। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता गया, उनके चारों ओर का पानी उबलने लगा, और फिर भी नूह ऐसे चलता रहा जैसे कुछ भी गलत न हुआ हो। उसकी तलवारें बदसूरत मछली के फिसलन भरे शरीर पर गिरती रहीं। ये संघर्ष करता रहेगा, क्योंकि यह अधिक से अधिक प्राणियों को बुलाता रहेगा, लेकिन इसका वर्तमान प्रतिद्वंद्वी बहुत अधिक असामान्य था, क्योंकि इसके सभी प्रयास व्यर्थ थे। ये पौराणिक श्रेणी का एक शक्तिशाली जानवर था, जिससे कई अटलांटियन और मरफोक दूर रहते थे, और फिर भी यह नूह के अथक हमलों से पीछे हटता रहा, जब तक कि कंपन करने वाले ब्लेड ने इसे भारी नुकसान पहुंचाना शुरू नहीं कर दिया। श्लोक। नूह की पीठ पर पंख चमकने से मांसपेशियों का एक घना ढेर कटने लगा। उसकी आकृति प्रकाश की एक नीली रेखा के करीब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खेलना बंद कर दिया हो और वह पौराणिक जानवर के विशाल शरीर के चारों ओर घूम रहा हो तथा कंपन करने वाले ब्लेडों से उसे फाड़ रहा हो। यह एक वीरान दृश्य था, जब जानवर संघर्ष कर रहा था। अपने क्षेत्र में शिकार की तलाश में घूमने की उसकी सामान्य दिनचर्या इस दिन बगल में जा रही थी, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार उसने किसी चीज का शिकार होने की भावना का अनुभव किया था। ओह! जैसे ही पौराणिक जानवर मांस और हड्डियों के ढेर में तब्दील हो गया, अंधेरे समुद्र में नीली रोशनी का एक विस्फोट हुआ। नूह जो शक्ति दिखा रहा था, वह उसी स्तर पर मौजूद लोगों के लिए भारी थी, क्योंकि बहुत सी चीजों ने उसकी शक्ति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। केवल सम्राट के अवतरण के राजसी रूप से निकलने वाली नीली रोशनी गहराई में रह गई थी, जहां एक शक्तिशाली प्राणी घूमता था। जब नूह ने कोर, एक पौराणिक कौशल पुस्तक और एक नीली चमकती हुई वस्तु एकत्र की थी। गहरे पानी के जीवों को बुलाएं। आप गहरे पानी में जा चुके हैं और उसमें मौजूद भयानक जीवों से परिचित हो चुके हैं। अधिकतम 2 जीवों को बुलाएं। समुद्र का मोती सभी चीजों के भंडारण के लिए एक विस्तृत स्थान भीतर स्थित है। नूह के शांत चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने अपनी नई उपलब्धियां एकत्रित की। उसकी आंखें पहले से ही अंधेरे पानी के नीचे एक स्थान की ओर देख रही थी, जो उसे बहुत नीचे बुला रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खोई हुई दुनिया के केंद्र में स्थित शहर। इसे शहर भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि यह समुद्र की सबसे गहरी गहराइयों में भव्य रूप से खड़ा था तथा मीलों तक फैले प्रकाश के एक प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर रहा था। नूह अटलांटिस शहर से कुछ मील दूर खड़ा था, क्योंकि उसने इसे पहली बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सबसे तकनीकी रूप से उन्नत जादुई शहर को देख रहा था, क्योंकि वह जहां भी मुड़ता था वहां चमकदार नीली और सफेद रोशनी दिखाई देती थी।
शहर के आसपास खूबसूरत दिखने वाले पौधे उग रहे थे जो गुलाबी और बैंगनी रंग की रोशनी में चमक रहे थे। मरफोक और अटलांटियन की भीड़ वहां घूम रही थी। तभी उसे एक ऐसा नज़ारा दिखा जो उसने सिर्फ दूसरे प्राणियों की यादों में ही देखा था। उन्होंने एक विस्तृत श्रृंखला देखी जो कई स्तरों पर रोशन सड़कों की तरह दिख रही थी तथा सभी 20 मीटर के बड़े त्रिभुजाकार द्वार की ओर जा रही थी जो अटलांटिस का प्रवेश द्वार था। बहुत ही सुंदर ढंग से निर्मित जहाज और पनडुब्बियां बिना किसी प्रयास के इधर उधर घूम रही थी तथा और भी अधिक तैरते वाहन जो उनके गृहग्रह में मोटर वाहन उद्योग को शर्मसार कर रहे थे अनेक स्तरों से अलग अलग जगमगाती सड़कों पर आगे पीछे चल रहे थे। हालांकि ये सबसे आश्चर्यजनक दृश्य नहीं था क्योंकि गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियों के समूह जिन्हें विशालकाय माना जा सकता है उनकी पीठ पर लगाम और बड़ी काठी बंधी हुई थी। सभी प्रकार की मछलियों को सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता देखा जा सकता था जिसमें विशाल व्हेल से लेकर महान सफेद शार्क और बिजली की तरह चमकने वाली स्टिंगरे तक शामिल थीं। नीले चमकते त्रिकोणीय द्वार के पास दोनों तरफ भव्य रूप से खड़ी बड़ी बड़ी सुनहरी मूर्तियां थीं। एक मरफोक था जो एक सुनहरा त्रिशूल उठाए हुए था। उसका चेहरा शक्तिशाली रूप से सभी को देख रहा था जो अंदर आए थे। दूसरी मूर्ति एक अटलांटियन थी जो शक्तिशाली कवच से सुसज्जित थी और सबसे बड़ी प्लाज्मा गन अंधेरे समुद्र की ओर इशारा कर रही थी। पहली बार देखने वालों के लिए सिर्फ मूर्तियां ही शक्ति का दमनकारी एहसास कराती थीं। नूह ने अपने धड़कते दिल को शांत किया जब उसने इस शानदार नज़ारे को देखा जो एक बड़ी दुनिया का केंद्र था। वो केवल चमकती इमारतों और गगनचुंबी इमारतों की रूपरेखा देख सकता था जो प्रकाश की एक पतली परत के पीछे मीलों तक फैली हुई थी जिसने अटलांटिस के पूरे क्षेत्र को ढक लिया था। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके स्टोरेज आइटम में चैंपियन का ट्राइडेंट कंपन करने लगा है उसका फिगर अटलांटिस और मरफोक की भीड़ की ओर बढ़ गया। उसने अटलांटिस के शक्तिशाली निवासियों को देखा जो रैंक एस से लेकर एपिक तक थे और यहाँ तक कि 2 लीजेंडरी गार्ड भी अपनी अपनी जातियों की 2 मूर्तियों के नीचे खड़े थे। पूरे क्षेत्र में गश्त कर रहे एपिक और एस रैंक के और भी कमांडर थे क्योंकि अटलांटिस के अंदर और बाहर की गतिविधियां बहुत ज्यादा नियंत्रित लग रही थीं। उसने त्रिकोणीय गेट के चारों ओर करीब से देखना शुरू किया क्योंकि मूर्तियों के पीछे की विशाल दीवार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। चारों ओर दीवार पर ऐसी चीजें थीं जो तोपों की तरह लग रही थीं। एक नीली रोशनी उनके शानदार बाहरी हिस्से में चक्कर लगाती रही और वे किसी भी घुसपैठिए को घातक रूप से खत्म करने के लिए तैयार थे जो परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता। नूह को लगा कि वह अटलांटिस को देखकर और भी चकित हो जाएगा क्योंकि वह त्रिकोणीय गेट के पास पहुंच गया था। चैंपियन के त्रिशूल का कंपन और भी मजबूत होता जा रहा था। बड़े गेट के पास खड़ी एक नियॉन कमांडर को कुछ महसूस हुआ जब उसने नूह की आकृति की ओर देखा। उसके बाद उसने त्रिशूल को अपने हाथों में लिया और उसे नीचे नीली रोशनी वाली सड़क की ओर पटक दिया। उसके अंदर से एक चमकदार नीली रोशनी बेलनाकार रूप में निकली और एक पतली रेखा नूह से जुड़ गई। अटलांटियन और मरफोक की भीड़ पर आश्चर्य और उम्मीद भरी निगाहें पड़ी क्योंकि उस महिला ने चाहती आवाज में आवाज लगाई, एक और चैंपियन आ गया है। वो अटलांटिस के उस छोटे से इलाके में रहने वाले लोगों ने जयकारे लगाए जहां नूह था और उत्साह से उसके चारों ओर देखने लगे। उसे पहचानने वाली रोशनी कम हो गई क्योंकि वह जलपरी उसके पास आई और खुशी से बोली, चैंपियन, उस शहर में आपका स्वागत है जो कभी नहीं सोता, प्रौद्योगिकी और जादू का केंद्र, अटलांटिस शहर। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 156 अटलांटिस 2। 20 मीटर से ज्यादा ऊंचे त्रिकोणीय दरवाजे पर एक पतली नीली रेखा थी जिसे हर किसी को पार करना था। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अटलांटिस के निवासी के रूप में पहचानता हो तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। नूह ने उस जलपरी का पीछा किया जिसने प्रकाश की पतली परत को पार करते हुए अपने आगमन की घोषणा करके बाहर हलचल मचा दी थी। ऐसा लगा जैसे कई अज्ञात चीजें उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थीं। चैंपियन का त्रिशूल जो उसने निकाला था उसके हाथों में 2 बार झपकाता हुआ जब वह बिना किसी समस्या के गुजर गया। जलपरी ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे अटलांटिस की पूरी भव्यता नूह की आंखों के सामने फैल गई। उसे लगा कि बाहर बहुत सारे सुनहरे जहाज और पनडुब्बियां हैं, लेकिन वह बहुत बड़ी गलतफहमी में था। पानी के नीचे बसे शहर के अंदर का नज़ारा और भी शानदार था क्योंकि वहां हर तरह की शैली और आकार की वास्तुकला देखी जा सकती थी। प्रकाश की स्पंदित रेखाएं जो सब कुछ जोड़ती प्रतीत होती थीं, चारों ओर फैली हुई थीं, जिससे अटलांटिस बहुत जीवंत प्रतीत हो रहा था। हाँ, ये शहर नए लोगों को हमेशा चौंका देता है। इधर आओ, मैं तुम्हें वह रोमांचक जगह दिखाऊंगा जहां तुम कुछ दिनों में कुछ समय बिताओगे। मत्स्यांगना बहुत ही चुलबुली और चाहती हुई थी, जिससे किसी को भी उसके लीजेंडरी रैंक पर मौजूद आभा पर सवाल उठना पड़ता था जब वह इधर उधर घूमती थी। उसका नाम उला था और वह नए चैंपियंस को लाने और उन्हें आने वाली चीजों के लिए तैयार करने के लिए नियॉन कमांडर थी।
वे उस विशाल शहर के चारों ओर तैरे जिसे अपने आप में एक साम्राज्य माना जा सकता था, क्योंकि उसने अपने आसपास की हर चीज को इस तरह से दिखाया जैसे कि वो खुद पहली बार देख रही हो। शहर का अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे लग रहा था। कुछ जगहों पर अवरोध थे जो हवा के लिए जगह प्रदान करते थे जहां अटलांटियन इकट्ठा होते थे। ये ज्ञान का रत्न है। उन्होंने उस भव्य इमारत की ओर इशारा किया जो एक बड़े नीले रत्न को तराश कर बनाई गई प्रतीत हो रही थी, जिसके मध्य में चमकते पन्नों की रूपरेखा थी। इसमें हमारी दुनिया, रहस्यों और अनसुलझे घटनाक्रमों के बारे में सारी जानकारी है, साथ ही गहरे पानी में विचरण करने वाले डरावने जीवों के बारे में भी। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कभी यहाँ आए। उसने नूह को उन स्थानों पर ले गई जिन्हें वो दिखाना चाहती थी, और वो हताश भाव से उसके पीछे चल रहा था। उसे इस मत्स्यकन्या की गति बहुत तेज लग रही थी क्योंकि वह अटलांटिस के प्रकाशयुक्त परिवेश का आनंद ले रहा था। ये नवप्रवर्तन और जीवन के उत्कर्ष का दृश्य था, क्योंकि उन्हें 1 घंटे से अधिक समय तक भ्रमण कराया गया, और तब भी उन्होंने अटलांटिस का बमुश्किल 1% ही देखा था। मत्स्यांगना ओला जानती थी कि मूड को कैसे पढ़ना है, इसलिए वह मुस्कुराई और नोहा को आखिरी जगह पर खींच ले गई। यह एक कम भीड़ वाली जगह थी जहां कुछ गार्ड गश्त कर रहे थे, और उन्हें ओला के नेतृत्व में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। वो उसे एक और नीली सड़क के पास ले गई जो मीलों तक फैली हुई थी। हालांकि इस सड़क के साथ साथ रेल की पटरियां चल रही थीं। वे बस एक पल के लिए इंतजार करते रहे क्योंकि कुछ उनके पास से गुजर रहा था, एक सुंदर नक्काशीदार ट्यूब जिसके दोनों तरफ यांत्रिक पंख उगाए थे और जो उनके दरवाजे खोल रहे थे। हाँ, मुझे यकीन है कि आपने इनमें से किसी का पहले इस्तेमाल नहीं किया होगा। अंदर आइए, हमारी अगली जगह वह है जिसके बारे में आप सबसे अधिक जानना चाहेंगे। ओला की चहकती आवाज उत्साह से गूंज उठी जब उसने नोआ को ट्यूब में खींचा जो चमकती नीली सड़क पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। नोआ ने इमारतों, अटलांटियन और मरफोक के धुंधलेपन को देखा क्योंकि ट्यूब अटलांटिस की जुड़ी हुई सड़कों पर घूम रही थी और उन्हें खतरनाक गति से अंदर की ओर ले जा रही थी। वो खुद को पूछे बिना नहीं रह सका, ये सड़कें पूरे अटलांटिस में जाती हैं? उसने भविष्य की छोटी रेलगाड़ी की सीट पर बैठते हुए पूछा, जबकि उसके बगल में बैठी जलपरी लगातार बोल रही थी। इस शहर में सब कुछ जुड़ा हुआ है, और इन मिनी हाई स्पीड हाइड्रो ट्रेनों वाली सड़कें इसका एक तरीका है। जब तक आपको पता है कि कहाँ जाना है, आपको वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम इक्वाटोर जा रहे हैं जो अटलांटिस के केंद्र के पास स्थित है, जहां हर हफ्ते नए चैंपियन इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि क्या उनमें अटलांटिस के साधक बनने के लिए जरूरी गुण हैं। जब उसने साधक शब्द का उल्लेख किया तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये वो उपाधि थी जिसे चैंपियन माने जाने वाले लोग प्राप्त कर सकते थे ताकि वे उस ज्ञान और रहस्यों को प्राप्त कर सके जो अटलांटिस के उच्च स्तर के लोगों के पास सर्वोच्च खजाने के बारे में थे जिसकी हर कोई तलाश कर रहा था। अटलांटिस के प्रथम शासक के पास जो खजाना था, उससे उसे जबरदस्त शक्ति प्राप्त हुई जिससे वह समुद्र के कुछ सबसे गहरे भागों में प्रभुत्व स्थापित कर सका तथा जादू और नवीनता का शहर स्थापित कर सका जो आज तक अस्तित्व में है। फिर भी जब कुछ समय पहले दिवंगत राजा लापता हो गए तो सर्वोच्च खजाना भी गायब हो गया। तब से लगातार खोज का दौर चला है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। यांत्रिक पंखों वाली हाइड्रो ट्रेन के बहुत कम शोर के साथ एक साफ वातावरण में रुकने पर उनके चारों ओर प्रकाश की धुंधली किरणें गुजर गईं। समुद्र के ऊपर उठे एक बड़े सुनहरे टॉवर को घेरते हुए उस क्षेत्र के चारों ओर कुछ शक्तिशाली आभाएं एकत्रित हो गईं। इस टॉवर को पुरातन डिजाइन के साथ सावधानीपूर्वक बनाया गया था, जो आधुनिक अटलांटिस के लिए संशोधित किया गया प्रतीत होता था क्योंकि यह उनके सामने भव्य रूप से खड़ा था। ओला ने अपना त्रिशूल उठाया और गर्व से नूह के सामने खड़ी हो गई। यह इक्वाटोर है जो अटलांटिस के प्रथम राजा द्वारा निर्मित एक खजाना है। वह नूह की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में सीधे देखने लगी। उसका त्रिशूल इक्वाटोर की ओर इशारा कर रहा था जो उसकी आंखों को आकर्षित कर रहा था। कुछ ही दिनों में ये देखने के लिए चयन किया जाएगा कि कौन से चैंपियन अटलांटिस के साधक बन सकते हैं। आप अभी जो देख रहे हैं वह टॉवर का बाहरी दृश्य मात्र है और आपका लक्ष्य नीचे है। नूह की दृष्टि उस जमीन की ओर गई जिसकी ओर जलपरी इशारा कर रही थी, क्योंकि वह उसी मीनार की एक पतली रूपरेखा देख सकता था जो जमीन में नीचे की ओर जाती हुई बहुत बड़ी प्रतीत हो रही थी। जो लोग साधक बनना चाहते हैं उन्हें खजाना प्राप्त करने के लिए कम से कम 70वीं मंजिल तक उतरना होगा, जो उन्हें उनकी नई भूमिका में आरंभ करेगा। कई नियॉन कमांडरों ने प्रयास किया है, बहुत कम लोग ही उस स्तर के शिखर पर खड़े होकर 70वीं मंजिल पार कर पाए हैं। आमतौर पर गोल्डन कमांडर ही इसे पार कर पाते हैं और सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त करते हैं। वो जिन नियॉन और गोल्डन कमांडरों का जिक्र कर रही थी वे स्वाभाविक रूप से लीजेंडरी और मिथिकल रैंक वाले व्यक्ति थे। नूह की शक्ति पहले ही मिथिकल स्तर तक बढ़ चुकी थी और वह सोच रहा था कि वह इस टॉवर में कितनी नीचे तक जा सकता है जहां खजाने उसका इंतजार कर रहे थे। अटलांटिस आने का उनका एक लक्ष्य यही था। इक्वाटोर की 70वीं मंजिल के बाद तकनीक और जादू से बना एक खजाना था
जिसे चैंपियन का खिताब रखने वाला हर व्यक्ति अपने हाथों में लेना चाहता था। यदि आप उस स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, तो विशेषज्ञ द्वारा संश्लेषित गोल्डन सीरम आपके हाथ में आ जाएगा। ये गर्व और खुशी ही थी जिसने राजा नेपच्यून को ऐसी अविश्वसनीय शक्ति प्रदान की। आपने अभी जहां खड़े हैं उसके प्रभावों के बारे में सुना होगा, इसलिए मैं आपको यही सलाह दे सकता हूं कि जितना हो सके उतना गहराई तक जाएं। हमेशा चाहती उत्साह भरी आवाज में बोलने वाली मत्स्यकन्या ये कहते हुए गंभीर हो गई। आप जितना अधिक गहराई में जाएंगे, सीरम उतना ही अधिक सांद्रित होगा और इसे लेने के बाद आपको उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त होगी। नू ने इन शब्दों पर सिर हिलाया और उसके मन में कई विचार आए और वह आगे बोली। इस बार वह पुनः अपने प्रसन्न स्वभाव में आ गई। नया चयन कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, इसलिए आपके पास अटलांटिस का आनंद लेने के लिए कुछ समय है, जैसा कि इसका आनंद लिया जाना चाहिए। मैं आपको उस आवास तक ले जाऊंगा जहां आप रहेंगे। नू जलपरी के पीछे पीछे चल रहा था और उसने आखिरी बार विशाल एक्वा टॉवर को देखा। उसकी नज़र टॉवर के दाईं ओर एक चमकते नीले वर्ग पर टिकी हुई थी, जिस पर कई नंबर और उनके सामने नाम लिखे हुए थे। नंबर एक स्थान पर जो सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, एक ऐसा नाम था जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता था। लिखा था राजा नेपच्यून। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 157 विश्व कनेक्शन। उसके बाद नूह ने अगले 1 घंटे में और भी जगहें देखी, यहाँ तक कि अपने पसंदीदा रेस्तरां में से एक में भी गया, इससे पहले कि जलपरी उला उसे अटलांटियन के लिए एक शानदार आवास में छोड़ दे। भविष्य का घर हवा के बुलबुले से घिरा हुआ था और इसके अंदर नौकरों की पोशाक पहने कई अटलांटियन थे जो घर के चारों ओर घूमते थे। नूह ने जलपरी को विदाई दी, जो अत्यंत स्वागतपूर्ण थी। जब वो आवास का दौरा कर रहा था, वो संभवतः उन सभी इमारतों और वास्तुकला के ब्लूप्रिंट को खोजने के लिए उत्सुक था जिन्हें उसने यहाँ अपनी आध्यात्मिक भूमि में देखा था। उसने घर के आसपास घूम रहे परिचारकों को बताया कि उसे उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी और आखिरकार उसने एक सांस ली क्योंकि उसने खुद को एक बार फिर अकेला पाया। उसने घर के चारों ओर कुछ और मिनट तक देखा और फिर एक कमरे में गया जिसमें बड़े मुलायम बिस्तर थे, जहां उसने दरवाजा बंद किया और उसका रूप गायब हो गया। उसे कुछ समय पहले एक संदेश मिला था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके सफलतापूर्वक होने में कुछ समय लगेगा। अगले चरण के चयन से पहले उसके पास कुछ दिन थे जिसमें ये देखना था कि अटलांटिस का साधक बनने में कौन सक्षम है, इसलिए उससे पहले उसने उस जगह पर वापस जाने की योजना बनाई जहां उसने बार बार जाने का वादा किया था। तब से 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका था और उसे आश्चर्य हो रहा था कि चीजें कैसे चल रही हैं। उन्होंने एक बार फिर रूप बदलने के लिए शेपशिफ्टर का उपयोग किया और स्थानिक यात्रा का उपयोग किया गया क्योंकि नूह की आकृति ने एक बार फिर निर्बाध रूप से लंबी दूरी की यात्रा की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फर से सजी हल्के नीले रंग की पोशाक पहने एक चमकदार महिला आसमान में तैरती हुई चोटी के ऊपर एक बड़े मनो की छत से बाहर देख रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी युवा पुरुष के लिए स्वप्न जैसा होगा क्योंकि वो गोरी महिला उदास और थोड़ी हताशा से देख रही थी। उसका मन कई चीजों के बारे में सोच रहा था। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए जब वो अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ी तो उसने एक गहरी सांस ली। तभी कुछ चकाचौंध वाली घटना घटी। उसकी नज़र सिर्फ अंधेरे और हवेली की ओर जाने वाली कुछ रोशनियों पर थी, लेकिन उसने पाया कि उसके सामने की दुनिया सुनहरे रंग में बदल गई है। जैसे ही वह जिस आदमी के बारे में सोच रही थी, उसकी आकृति उसके सामने प्रकट हुई, उसका निराश भाव तुरंत गायब हो गया। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि उसे मौका मिलता, उसने पाया कि वे दोनों आकृतियां अपना स्थान बदल रही हैं और एक अनोखी जगह पर दिखाई दे रही हैं, जहां वह काफी समय से नहीं गई थी। वे जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि के अंदर दिखाई दिए। जब नूह ने जिज्ञासु कानों से बचने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जबकि उसने अपने चेहरे पर एक क्षमाप्रार्थी भाव अपनाया था। अरे पाह! आध्यात्मिक भूमि में भविष्य के आधुनिक घर के ठीक बाहर स्थान के पास एक हल्का प्रभाव गूंज उठा। एडिलेड नूह के शरीर पर कूद पड़ी थी, उसे कसकर पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया क्योंकि उसकी चिंताएं कम हो गई थीं। हाँ, माफ करना, मैं जल्दी वापस नहीं आया। सब कैसा चल रहा है? नूह ने उसे अपने सीने से बाहर निकाला क्योंकि वह ये देखना चाहता था कि अब तक चीजें कैसे विकसित हो रही हैं, और फिर उसे एक बड़े आश्चर्य के लिए तैयार करना चाहता था जो जल्द ही होने वाला था। फ्रोजन किंगडम की रानी ने नूह और उनके आसपास की शानदार वास्तुकला को देखते हुए ऊपर देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे उनके सामने भविष्य के मनों में ले गई। उसका चेहरा किसी मिशन पर निकले व्यक्ति जैसा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ फ्रोजन किंगडम ने अपने विकास की तीव्र अवधि जारी रखी, जिससे उन्हें पशु जगत के पौराणिक राज्यों के साथ व्यापार स्थापित करने का अवसर मिला। वे कई तरह के उत्पाद निर्यात करते थे, लेकिन उनके सबसे ज्यादा मुनाफे वाले उत्पाद आध्यात्मिक भूमि में लगाए गए पवित्र राई से बने उत्पाद थे।
युद्ध में किसी भी ताकत के न होने के कारण यह एक ऐसा दौर था जब हर कोई भविष्य में किसी भी तरह के परिदृश्य के लिए तैयार होने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए खुद को मजबूत बनाता था। फ्रोजन किंगडम ने अन्य राज्यों के विशेष उत्पादों के लिए व्यापार किया और साथ ही कोर का प्रचुर प्रवाह प्राप्त किया जो उनके लोगों को मजबूत बनाता रहा। राज्य का विस्तार जारी रहा क्योंकि अधिक से अधिक मनुष्य और जानवर फ्रोजन किंगडम में खुद को स्थापित करने के लिए आए। सभी जातियों के लोगों को स्वीकार करने की पुराने राजा की नीतियों ने अभी भी राज्य के कार्यबल को बढ़ाया। एडिलेड एक मुलायम सोफे पर बैठी थी और उसके हाथ में एक मोटी किताब थी। वह अपनी सारी कुंठाओं से मुक्त होकर बहुत खुश लग रही थी। उसने हल्के नीले रंग की ब्लूमर्स और टैंक टॉप पहना हुआ था, जबकि उसके नीले बाल उसके कंधों से नीचे तक बिखरे हुए थे। वह मोटी किताब में लिखी कई बातों को देखते हुए बात कर रही थी। नूह का सिर उसकी जांघों पर टिका हुआ था और वह शांतिपूर्वक अपनी आंखें बंद करके सुन रहा था। ये देखने में एक शांत दृश्य था क्योंकि छोटे पैरों की टाप टाप सुनी जा सकती थी और एक अभिमानी छोटा पेंगुइन पहले से ही पके और कटे हुए पिग्मी खरबूजे और स्नो वाइन्स से बर्फ नीले फलों की एक बड़ी ट्रे के साथ दिखाई दिया। एडिलेड ने बात करते हुए अपने सुंदर हाथ से कुछ फल उठाए। चिकना पेंगुइन एक और हट गया और घृणा से रानी की गोद में आनंदपूर्वक लेटे हुए नूह की आकृति को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि पौराणिक साम्राज्य के उच्च अधिकारियों ने पहले ही एडिलेड से संपर्क कर लिया था, विशेष रूप से पौराणिक फीनिक्स साम्राज्य के शक्तिशाली अधिकारी से जो नूह की तलाश में वहां आए थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, फ्रोजन किंगडम का विस्तार और उन्नति कुल मिलाकर अच्छी तरह से जारी रही और यह आगे और भी तेजी से बढ़ती गई। संदेश प्राप्त करते ही नूह की आंखें खुल गईं और उसे अपने आसपास का क्षेत्र कांपता हुआ महसूस होने लगा। पिछले कुछ दिनों से दो दुनियाओं द्वारा किया जा रहा प्रोजेक्ट आखिरकार सफल होने जा रहा है। इस बार जोखिम को यथासंभव कम करने के लिए काफी समय लगाया गया था और अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम रूप दिया जा रहा है। उस पल एक चमकदार सफेद रोशनी ने कुछ समय के लिए बीस्ट वर्ल्ड को, साथ ही नूह के गृहलोक को भी ढक लिया। जब सफेद रोशनी गुजरी तो आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे और भी ज्यादा उस छोटी दुनिया में जिसने कनेक्शन की शुरुआत की थी। हालांकि जानवरों की दुनिया में हुए परिवर्तन भी उतने ही आश्चर्यजनक होंगे क्योंकि जब चीजें स्थिर हो गईं तो जानवरों की दुनिया के निवासियों ने अपनी दृष्टि में नई चीजें देखना शुरू कर दिया। नूह ने उनके चारों ओर सार तत्व का जमना देखा जब वह आश्चर्यचकित एडिलेड की ओर मुड़ा और बोला, क्या तुम्हें अपनी आंखों के कोने में कुछ दिख रहा है? रानी ने सोचा कि वह अब और आश्चर्यचकित नहीं हो सकती, लेकिन जब उसने अपने जीवन में पहली बार स्टेटस पैनल देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। महाकाव्य रैंक की उसकी नई बढ़ी हुई ताकत उन सभी कौशलों से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी जिनका वह उपयोग कर रही थी, और इससे भी अधिक नई चीजें जब उसकी आंखें शानदार पैनल से गुजरी और उसने कौशल संयोजन जैसी चीजें पढ़ीं। दोनों दुनियाओं के बीच संबंध सफलतापूर्वक स्थापित हो गया था और नूह के नीले ग्रह के निवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति प्रणाली अब पशु दुनिया में भी प्रकट हो गई थी। जिन तरीकों से पशु जगत के निवासियों ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया वे नूह की दुनिया के मनुष्यों के लिए भी सुलभ हो जाएंगे और दो दुनियाओं के बीच यात्रा करने की शानदार विशेषता जल्द ही भविष्य में किसी समय आदर्श बन जाएगी। जैसे जैसे एक नया युग आरंभ हो रहा था, दोनों दुनियाएं तेजी से बदल रही थीं। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 158 आगे बढ़ना। दोनों दुनिया के निवासियों को लगा कि एक निश्चित दिन पर कुछ बदल गया है। जानवरों की दुनिया के लिए ये अंतर ज्यादा स्पष्ट थे क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसा पेश किया गया जो उनके ज्ञान से बिल्कुल अलग था। सत्ता के शिखर पर मौजूद ताकतवरों की ताकत उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकती है और यहाँ तक कि वे उन कौशलों को संयोजित करने जैसे शानदार काम भी कर सकते हैं जिनका वे वर्षों से कुशलता से उपयोग कर रहे थे। आने वाले हफ्तों में जबरदस्त बदलाव का दौर आएगा। जहाँ तक बड़े पैमाने पर इसके प्रभाव की बात है तो कई लोगों को अभी तक इसका एहसास या पता लगाना बाकी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नूह के अगले कुछ दिन आराम करने के समय बीते जिसमें उसने दिन में अटलांटिस के दृश्यों को देखा और रातें जानवरों की दुनिया और अपने गृहलोक में बिताईं। साथ ही यह भी देखा कि अन्य लोग अपने आसपास के नए परिवर्तनों के साथ किस प्रकार तालमेल बिठा रहे थे। बर्फीली रानी के साथ जमे हुए राज्य में समय बिताना मजेदार था जबकि अपने गृहलोक में छिपे हुए गांव में बिताया गया समय बहुत शांतिपूर्ण था। जब वह अटलांटिस वापस लौटा तो दोनों के लिए यह बिल्कुल अलग था, जो चारों ओर आश्चर्य और रोशनी से भरा हुआ था। नूह के पास कई कोर आइटम और कौशल पुस्तकें थीं जिनका उसके पास कोई उपयोग नहीं था। उसके हाथों में माउंटेन सी सेक्ट की विभिन्न शैलियों की कई कौशल पुस्तकें थीं जिन्हें उसके शिष्यों ने उपहार में दिया था। उनमें से कई सोफिया को दी गईं क्योंकि उसने उन्हें चुने हुए रक्षकों को वितरित करना संभाला जो लगातार ताकत में बढ़ते रहे। उनकी गति और भी अधिक होती गई क्योंकि कई महाकाव्य और पौराणिक कोर जल्द ही उनके हाथों में आने लगे। लूट का कुछ हिस्सा जिसका उसे कोई उपयोग नहीं था एडिलेड के पास छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी ताकत अब महाकाव्य रैंक के शिखर के करीब पहुंच गई थी
उसका शरीर स्नो वाइन्स से बर्फीले नीले फलों के साथ साथ नूह द्वारा प्रदान किए गए कोर को खाने का आदी हो गया था। आध्यात्मिक भूमि में तीन और जानवर उन्हीं फलों को खाने के बाद पूरी तरह से पौराणिक रंग तक पहुंच गए थे, जो विशेष रूप से उनके लिए उगाए गए थे, और नूह 2 सप्ताह से भी कम समय में बर्फाक परसिमोन के पकने का इंतजार कर रहा था, ताकि ये देखा जा सके कि जानवरों की रैंक कितनी तेजी से बढ़ाई जा सकती है। उसके कौशल हमेशा की तरह तेजी से बढ़ रहे थे, और वो अपना सारा समय सिर्फ आराम करने में नहीं बिता रहा था, बल्कि अपने कौशल की दक्षता को तेजी से बढ़ाने के लिए जानवरों के साथ स्पैमिंग और प्रशिक्षण जारी रखना सुनिश्चित कर रहा था। इससे कुछ नए कौशल संयोजन सामने आए। नारकीय अवरोहन जोड़ पूर्ण शून्य, महाकाव्य जोड़ विनाशकारी डोमेन, पवित्र ब्लाइट जोड़ जीवन चोरी का आह्वान, एपिक जोड़ मृत्यु के संत का आह्वान। नव संश्लेषित मृत्यु के संत को बुलाने के अंतर्गत विवरण विशेष रूप से दिलचस्प था, जिससे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि बहुत पहले से यह विषैला घृणित तत्व कितना अधिक बढ़ सकता है। मृत्यु के संत को बुलाओ। मृतकों को अपनी मर्जी से ले जाने की क्षमता पहले से ही होने के कारण अब यह अपने मनोरंजन के लिए संपर्क में आने वाले लोगों की जीवन शक्ति को चुरा सकता है। इसके औजारों में डिफाइलर, डिवोरिंग ब्रीच, टू फेस्ड और लाइफ ड्रेन शामिल हैं। नूह ने अपने पहले समन के विकास की प्रतीक्षा जारी रखी, साथ ही उसने कुछ दिन पहले एंग्लरफिश से प्राप्त पौराणिक समन कौशल की भी जांच की। कौशल के उपयोग से 2 पौराणिक जीव बाहर आए। उनके आकार घृणित एंग्लरफिश के समान थे, क्योंकि वे खतरनाक रूप से चारों ओर देख रहे थे। समुद्र में उनकी शक्तियां बढ़ गई थीं और वे अधिक शक्तिशाली थीं, लेकिन वे जमीन पर भी उतने ही भयानक थे, क्योंकि वे अपने घने सार का उपयोग करके हवा में खतरनाक तरीके से तैर रहे थे। पानी की कमी उन्हें जरा भी परेशान नहीं कर रही थी। नोहा के अद्वितीय कौशल प्राइमल कॉन्ज्यूरर के साथ, जो उसे अब मिथिकल रैंक पर प्राइमल आत्माओं को बुलाने की अनुमति देता है, इसका मतलब है कि अब वो अपने समान स्तर के 4 शक्तिशाली सहयोगियों को बुला सकता है। मिथिक रैंक में प्रवेश करने के बाद प्राइमल कॉन्ज्यूरर के साथ किन प्राणियों को बुलाया जा सकता है, इसमें कुछ नए बदलाव किए गए। प्राइमल कॉन्ज्यूरर एक ही स्तर की 2 प्राइमल आत्माओं को आपके पक्ष में बुलाया जाता है। वर्तमान में उपलब्ध आत्माएं ट्रोल, मेंटिकोर, दुल्हन, बेसिलिस्क, रेड ड्रैगन। उपलब्ध आत्माओं में से 2 नए जोड़े गए थे। उन दोनों में से रेड ड्रैगन बहुत आकर्षक लग रहा था। नूह को लगा कि उसकी ताकत लगातार अधिक से अधिक सीमाओं को तोड़ती जा रही है, क्योंकि उसने सब कुछ सुलझा लिया है और वो समय निकट आ रहा है जब वो एक्वा टॉवर से नीचे उतरेगा और उसके नीचे पड़े खजाने और जानकारी को प्राप्त करेगा। गोल्डन सीरम ऐसी चीज थी जिसे केवल सबसे शक्तिशाली अटलांटियन और मरफोक ही प्राप्त कर सकते थे, और वो उनके बीच रहना चाहता था। उसने तीनों दुनियाओं में तेजी से घूमना समाप्त किया और एक बार फिर अटलांटिस में वापस आ गया, जिससे दोनों नई जुड़ी हुई दुनियाओं के निवासियों को नए बदलावों के अनुकूल होने के लिए छोड़ दिया गया। उसका ग्रह लोक उस प्रक्रिया से गुजर रहा था जहां हर घंटे आसपास के वातावरण में सार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जानवरों की दुनिया के बीच प्रतिक्रिया अधिक से अधिक स्थिर होती जा रही थी। 2 दुनियाओं के जुड़ने से ये नूह के लिए कुछ शानदार था, क्योंकि अब उसके पास इस्तेमाल करने के लिए 2 ग्रहों का भंडार था। हालांकि उसे इससे किसी भी तरह की असीम शक्ति का एहसास नहीं हुआ, ठीक उसी तरह जैसे जब वो पहली बार जागा था तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था और उसका ध्यान खाली था। उसने बस इतना किया कि वह अपनी इच्छानुसार कौशल का भरपूर उपयोग करने के लिए प्रचुर भंडार का उपयोग कर सका। जब वह एक दुनिया से जुड़ा था तो उसे बहुत अधिक उपयोग करने का कोई एहसास नहीं हुआ, और अब जब वो 2 दुनियाओं से जुड़ा था तो उसने नहीं सोचा था कि उसे कभी भी ऐसा एहसास होगा। जब वो अपने आवास से निकलकर अटलांटिस की चमकदार दुनिया में पहुंचा तो उसे भविष्य बहुत शानदार दिखाई दिया। आज का दिन विशेष रूप से हलचल भरा था, क्योंकि कई अटलांटिस वासी और मरफोक नए अटलांटिस साधकों के संभावित उदय को देखने के लिए एक्वा टॉवर के आसपास की ओर जा रहे थे। नूह ने अपने लिए एक हाइड्रो ट्रेन ढूंढ ली और वो शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच गया जो पहले शांत और निर्मल था। अब वह जलपरियों और अन्य दिलचस्प व्यक्तियों की रंग बिरंगी आकृतियों से पूरी तरह भरा हुआ था। एक्वा टॉवर भव्य रूप से खड़ा था, क्योंकि अब ये समुद्र में तैरती हुई आकृतियों से चारों ओर से घिरा हुआ था। घटना कैसे घटित होगी, इसकी जानकारी नूह को पहले ही दे दी गई थी, क्योंकि उसने पाया कि अन्य चैंपियन टॉवर के दरवाजों के सामने खड़े होकर भयानक शक्ति की लहरें छोड़ रहे थे। वह भीड़ के बीच से तैरकर नीचे प्रतीक्षा कर रहे समूह में शामिल हो गया, जिससे उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित हुआ और उनकी आंखें उस नए आगमन की ओर मुड़ गईं जो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला था। वहां 2 अटलांटियन थे जिनके बाल भी उसके जैसे ही सुनहरे थे। दोनों ने रंग बिरंगे स्पंदनशील सूट पहने हुए थे जो उन्हें सबसे अलग दिखा रहे थे। वहां 2 जलपरियां और एक जलपरी भी थी जो छेदने वाले त्रिशूल पकड़े हुए प्रवेश द्वार के पास भव्य रूप से तैर रही थी। आज 6 चैंपियन एक्वा टॉवर से उतरेंगे और नए सीकर्स को संभवतः चुना जाएगा। मरफोक और अटलांटियन इकट्ठा हुए और उन्होंने सभी के ध्यान के केंद्र में शक्ति की लहरें छोड़ते हुए 6 आकृतियों को देखा। मैं देख रहा हूं कि जूडा एक बार फिर चुनौती का प्रयास कर रहा है।
लेकिन पिछले 1 साल में वह कभी भी 61वीं मंजिल पार नहीं कर पाया है। हाँ, तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान है। यह एक ऐसी चुनौती है जहां गोल्डन कमांडर चमकते हैं और उन्हें अभी भी अपनी ताकत को उस स्तर तक बढ़ाना है। विभिन्न चर्चाएं हो रही थीं जब उला उन 6 लोगों के सामने आई। कार्यक्रम शुरू होने वाला था, लेकिन किनारे पर वह सुंदर लड़का कौन है? मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे पहले कभी देखा है। ओह, वो आदमी, मैंने उसे कुछ समय पहले शहर में आते देखा था। ये ताज़ा मछली है जो या तो हमें आश्चर्यचकित कर सकती है या आने वाले महीनों में एक और बार फिर से आ सकती है, इससे पहले कि वह हार मान ले। उसे नज़रअंदाज मत करो, यह इक्वाटोर की गहराई तक की इस दौड़ का अज्ञात घोड़ा हो सकता है। नू की आकृति, जो पहले नहीं देखी गई थी, तैरते हुए मरफोक और अटलांटियनों का ध्यान आकर्षित कर रही थी, क्योंकि टॉवर के चारों ओर उनमें से अधिक लोगों की चर्चा और संग्रह बढ़ रहे थे। अटलांटिस के साधक बनने की चुनौती, स्वर्ण सीरम प्राप्त करना जो शरीर की शक्ति में भारी वृद्धि देता है, साथ ही पहले राजा के खजाने का पता लगाने वाले अंतिम बचे सुरागों का ज्ञान, जल्दी शुरू होने वाला था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 159 अत्यधिक दबाव। उनके सामने का टॉवर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके अंदर का नज़ारा और भी शानदार था। तय समय पर पहुंचते ही 6 चैंपियन टॉवर के चौड़े दरवाजों से अंदर दाखिल हुए। नू ने अपने आसपास के बदलावों को महसूस किया, क्योंकि पहली मंजिल में प्रवेश करने के बाद उसे हल्का दबाव महसूस हुआ, उसके अलावा कोई और बदलाव नहीं हुआ। पहली मंजिल चमकीले चमकते जीवों से भरा एक विशाल कमरा था, जिससे टॉवर को एक शांत रूप मिल रहा था, क्योंकि 6 चैंपियन एक दूसरे को देख रहे थे और फिर कमरे के केंद्र में विस्तृत काले स्थान पर उतरे, जिसने उन्हें अगली मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया। इक्वाटोर के बाहर, जहां अटलांटियन और मरफोक एकत्र हुए थे, बड़े टॉवर के पास एक चमकदार नीली स्क्रीन दिखाई दी थी, जिस पर 6 नाम दिखाए गए थे। इनमें से 3 नियॉन रंग के थे और 3 सुनहरे रंग के थे, जो ये दर्शाते थे कि 3 महान और 3 पौराणिक व्यक्ति आज ये चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। अटलांटिस के निवासी स्क्रीन पर नामों की आवाजाही को ध्यानपूर्वक देखते हुए उनकी गतिविधियों पर चर्चा करते रहे। कुछ ही मिनटों में सभी 6 नाम 20वीं मंजिल पर थे और वे आसानी से वहां से गुजर गए। उनके शक्तिशाली शरीर दबाव को ऐसे झेल रहे थे जैसे कि कुछ भी नहीं हो। नू को अपने चारों ओर बढ़ते दबाव का एहसास होता रहा, लेकिन हर बार जब वो किसी दूसरी मंजिल पर जाता और दबाव बढ़ता, तो उसका शरीर अनुकूल हो जाता और दबाव कम हो जाता। अब तक उन्हें दबाव का सामना करने के लिए किसी भी कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। 10 मिनट और बीत गए और स्क्रीन पर पौराणिक व्यक्तियों को दर्शाने वाले सुनहरे रंग के नाम आगे बढ़ रहे थे और 50वीं मंजिल तक पहुंच गए थे, जबकि पौराणिक स्तर पर मौजूद नाम अभी भी 40वीं मंजिल से गुजर रहे थे। अभी तक ये रोमांचक है, अभी तक एक भी बेकार चीज 50वीं मंजिल से नीचे अचानक गिरते हुए नहीं दिखाई दी है। मैं सिर्फ ये कल्पना करके ईर्ष्या कर रहा हूँ कि आज सबसे दूर की मंजिल तक पहुँचने वाले को क्या मिलेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अत्यधिक सांद्रित स्वर्ण सीरम के साथ कितनी वृद्धि होती है? कोई व्यक्ति स्वर्ण सागर शरीर भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, जिसके बारे में हमने केवल इतिहास में सुना है। हाँ, यह मिथक है। इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे थे जो 100वीं मंजिल तक पहुँच पाए। यह असंभव है कि आप आज इतिहास को खुद लिखते हुए देखेंगे। अटलांटिस के निवासी जब इक्वाटोर से नामों को नीचे गिरते हुए देख रहे थे, तो चारों ओर काफी चर्चाएं और बहसें चल रही थीं। उला ने नामों पर बारीकी से नजर रखी और नूह के सुनहरे चमकते नाम पर और भी ज्यादा। वो लिक्विनिया शहर का अटलांटियन था जो अभी अभी अटलांटिस आया था और पहली बार यह कोशिश कर रहा था। फिर भी उसने दूसरों का आसानी से अनुसरण किया, क्योंकि उसका नाम नीचे आने वालों में शीर्ष 3 में रहा। इक्वाटोर के सभी फर्श एक जैसे डिजाइन के थे, जिनमें चमकदार जीव जंतु प्राचीन फर्शों के बीच में उग रहे थे तथा दीवारों पर नीली रेखाएं उभरी हुई थीं। टावर से नीचे उतरने की कठिन यात्रा जारी रही, क्योंकि अटलांटियन और मरफोक ने आखिरकार एक बदलाव देखा। एक नाम बाकी नामों से अलग हो गया था। कौन आगे चल रहा है? उनकी तेज आंखों ने चमकते हुए नाम को देखा जिस पर नूह लिखा था, क्योंकि वह अन्य 5 चैंपियनों की तुलना में 65वीं मंजिल पर तेजी से आगे बढ़ा। जिस क्षण उसके पैर फर्श पर उतरे, उसने एक ऐसा दबाव महसूस किया जिसे वह अकेले अपने शरीर से नहीं झेल सकता था। उसका चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि उसने जल्दी से माउंटेन सी सेक्ट की 5वीं शैली, सम्राट का अवतरण को सक्रिय कर दिया। जूम, एक चमकदार रोशनी गूंज उठी, जैसे कि एक सम्राट की शाही आभा और रूपरेखा नूह के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसके सिर के ऊपर एक चमकता हुआ नीला मुकुट दिखाई दे रहा था, जबकि उसके झुके हुए कंधे फिर से ऊपर उठे हुए थे। उसने एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसका शरीर ऊपर उठा, दबाव अभी भी धड़क रहा था, लेकिन सहनीय था। उसने मंजिल के चारों ओर नजर घुमाई, जहां कोई भी ऐसी परिष्कृत मशीन या वस्तु नहीं थी जो इस बढ़ते दबाव का कारण बनती रहे, और बाहर की तरफ एक समान समुद्र तल पर जाने से भी दबाव में इतना बदलाव नहीं आना चाहिए। हालांकि नूह जानता था कि वो यहाँ क्यों आया है, इसलिए वह दृढ़ रहा।
वो आगे बढ़ने में बाधा रहित था। उसका लक्ष्य इक्वाटोर की सबसे निचली मंजिल पर सबसे अधिक केंद्रित सीरम प्राप्त करना था। साथ ही सबसे निचली मंजिल पर पहुंचने से उसे जो जानकारी मिलेगी उसे भी प्राप्त करना था। बाहर हैरानी भरी सांसें और चर्चाएं जारी रहीं क्योंकि एक अज्ञात नाम ने अटलांटिस के और अधिक साधकों को चुनने की चुनौती के लिए नेतृत्व किया। इक्वाटोर से बहुत दूर नहीं एक स्थान पर हमेशा की तरह सुनहरे बालों वाला एक अटलांटियन एक क्रूर युद्ध शार्क के ऊपर खड़ा था और अपने नीचे टॉवर की घटनाओं का अवलोकन कर रहा था। तेजी से आगे बढ़ता हुआ नाम जो लगातार मंजिलों से नीचे उतर रहा था उसकी नजरों में आ गया क्योंकि उसका आकार इक्वाटोर के करीब आ गया था। इक्वाटोर के करीब आने वाले वॉर शार्क की उपस्थिति ने आसपास के अटलांटियन और मरफोक का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि चर्चा कुछ हद तक शांत हो गई थी। जो व्यक्ति दिखाई दे रहा था वह निस्संदेह उच्च महत्व का व्यक्ति था। जब लोग अलग हो रहे थे तो वह युद्ध शार्क के ऊपर भव्य रूप से खड़ा था और टॉवर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, जहां उला वह मत्स्यकन्या जो नूह की देखभाल कर रही थी उसके सामने झुकी। राजकुमार कहे जाने वाले व्यक्ति ने उला के प्रश्न पर उसकी ओर सिर हिलाया। हम उसके बारे में क्या जानते हैं? वही एक अटलांटियन है जो कुछ समय पहले लिक्विनिया शहर में दिखाई दिया था। वह आसानी से चैंपियन बनने की परीक्षा से गुजर गया और अब ऐसा लगता है कि वह भी ऐसा ही कर रहा है। राजकुमार ने अपनी बात जारी रखते हुए सिर हिलाया। बस हमें यही पता है। हाँ राजकुमार। ये सुनते ही उसकी आंखों में एक तेज रोशनी दौड़ गई और उसने उस नाम को देखा जो लगातार नीचे की ओर बढ़ता जा रहा था। 70वीं मंजिल पर पहुंचते ही बाहर खड़े दर्शक सांस रोककर तैरने लगे। क्या किसी साधक को ऐसे ही ताज पहनाया जाएगा? उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि टावर से नीली रोशनी निकली जो तरते हुए अटलांटियन और मरफोक से जयकारे के साथ बाहर की ओर फैल गई। नीली रोशनी निकलने का मतलब था कि 71वीं मंजिल पर पहुंच गए हैं। ओह! राजकुमार की आंखों की चमक बढ़ती गई और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आखिरकार एक और साधक उनके साथ शामिल हो गया। वो उनका भव्य स्वागत करने का तरीका सोच रहा था, तभी उसके विचार रुक गए क्योंकि 71वीं मंजिल पर लगी रोशनी तेजी से 72वीं मंजिल में प्रवेश कर गई। जब लोगों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो आसपास सन्नाटा छा गया। प्रतियोगी नूह ने 71वीं मंजिल पर पुरस्कार नहीं लिया था और वह नीचे की ओर बढ़ता रहा। देखने वालों के शरीर में उत्साह का संचार होने लगा और उनके मन में एक विचार आया। क्या वे कुछ अविश्वसनीय देखने वाले थे? कुछ मिनट पहले जब नूह टावर से नीचे उतरा था तो जैसे ही वो 71वीं मंजिल पर पहुंचा वहां एक यांत्रिक आवाज गूंज उठी। 70 मंजिलों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद ग्रेड 3 गोल्डन सीरम इनाम के रूप में उपलब्ध है। जो संशोधन किया जाएगा उससे आपको एक ऐसा शरीर मिलेगा जो नियॉन बैटल सूट जितना मजबूत होगा। क्या आप इनाम का दावा करेंगे या जारी रखेंगे? कमरे में जादुई तरीके से एक ऊंची पारदर्शी कांच की मेज जमीन से ऊपर उठ गई क्योंकि कमरे में लंबी सुइयों वाली यांत्रिक संलग्नक दिखाई दी। नलियों में सुनहरा तरल बह रहा था क्योंकि वे नूह के जवाब का इंतजार कर रहे थे। उसने चारों ओर आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसका चेहरा दृढ़ था और उसने जवाब दिया, मैं जारी रखूंगा। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 160 मुकुट से सुशोभित नीला ड्रैगन। मैं जारी रखूंगा। स्वर स्थिर था और उसमें कोई संदेह नहीं था। यांत्रिक आवाज ने 1 सेकंड बाद जवाब दिया, आपको कामयाबी मिले। अपने अंदर सुनहरा तरल पकड़े हुए कई यांत्रिक भुजाएं और लंबी खाली मेज पीछे हट गई क्योंकि निचली मंजिलों के लिए विशाल काली जगह दिखाई दी। नूह ने नीचे उतरने से पहले निचली मंजिलों के लिए कोई जोखिम नहीं उठाया। उसने माउंटेन सी सेक्ट की 6 शैलियों के पहले 5 रूपों को डाला क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर लगातार बढ़ते दबाव में आ रहा है। जैसे ही उसने महसूस किया कि तनाव गायब हो गया, कौशल एक साथ मिल गए। नीला किला कौशल के कारण सम्राट की रूपरेखा और भी अधिक ठोस हो गई क्योंकि समुद्र के पंख और उपचार जल ने समर्थन देना जारी रखा, जिससे उसके कदम आसान हो गए और बनने वाले किसी भी फ्रैक्चर को तुरंत ढक दिया गया। इक्वाटोर एक ऐसा परीक्षण था जिसे केवल समुद्र की गहराई में पैदा हुए लोग ही पूरा कर सकते थे। केवल अटलांटियन और मरफोक के सबसे प्रतिभाशाली लोगों के पास शक्तिशाली शरीर और बढ़े हुए दबाव को झेलने की क्षमता थी। इसने उन लोगों को बाहर निकाल दिया जो कमजोर थे और केवल मजबूत लोगों को इनाम पाने के लिए जाने दिया। नियॉन कमांडर स्तर या वास्तव में महान रैंक वाले किसी व्यक्ति को 71वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए इस रैंक के शीर्ष पर होना होगा, जहां उन्हें एक ग्रेड 3 गोल्डन सीरम दिया जाएगा ताकि उन्हें एक बढ़ावा मिले जो उनके शरीर को उनके द्वारा पहने गए युद्ध कवच जितना मजबूत बना देगा। अगर किसी के पास अधिक मंजिलों तक उतरने और उससे भी उच्च ग्रेड का सीरम प्राप्त करने का कौशल है। नूह ने ग्रेड 3 सीरम के विचारों की उपेक्षा की क्योंकि उसका शरीर तेजी से उस चौड़ी काली जगह में चला गया जो उसे अगली मंजिल पर ले जाती, और वो और नीचे चला गया क्योंकि वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि ये दबाव कितना मजबूत हो सकता है। अगली मंजिल पर दबाव बढ़ता ही गया
और नूह का शरीर तुरंत अगली मंजिल पर चला गया क्योंकि उसे लगा कि दबाव एक बार फिर उस पर हावी हो रहा है। सम्राट के अवतरण में घिरा हुआ और तकनीकों की अन्य 4 शैलियों से घिरा हुआ उसका शरीर मजबूत बना रहा। जैसे ही उसका शरीर अनुकूल हुआ, एक नीली रोशनी चमक उठी और वह आगे बढ़ता रहा। भारी दबाव के कारण उस नीले रूप पर दरारें बनने लगी जिसमें वह बंद था। हीलिंग वाटर की शैली किसी भी दरार को ठीक करने और ठीक करने के लिए अधिकतम क्षमता पर काम करना जारी रखती थी। बाहर खड़े अटलांटियन और मरफोक सांस रोककर देखते रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि सोने में चमकता हुआ नाम एक पल में ही 71वीं मंजिल से 75वीं मंजिल तक चला गया और नाम बिना किसी बाधा के नीचे चला गया। जिस व्यक्ति को उला ने राजकुमार कहा था, उसने एक यांत्रिक उपकरण निकाला और उस पर कुछ बटन दबाए, जिससे कुछ महत्वपूर्ण लोगों को संदेश भेजा गया। आज अटलांटिस में कुछ अद्भुत होने वाला था। वो केवल कुछ सेकंड के लिए ही उस यांत्रिक उपकरण के भीतर खेलता रहा, लेकिन जब उसने फिर से ऊपर देखा तो नूह का सुनहरा नाम पहले ही 79वीं मंजिल पर पहुंच चुका था। अन्य 5 प्रतियोगी जो अभी भी नीचे उतर रहे थे, वे लगभग भूल गए थे, क्योंकि सारा ध्यान एक ही व्यक्ति पर केंद्रित था। 79वीं मंजिल पर नूह ने वास्तव में अपने पहले से ही डाले गए कौशल और शरीर पर तनाव महसूस किया, क्योंकि दबाव सभी तरफ से आ रहा था। भले ही वह अभी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे माउंटेन सी सेक्ट की गुप्त तकनीकों की छठी शैली ड्रैगन फॉर्म को डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। जूम। जैसे ही नूह को ऊपर उठाया गया, शक्ति का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और उसका शरीर हवा में 10 मीटर ऊपर दिखाई दिया। उसके चारों ओर एक क्रूर राजसी ड्रैगन की नीली रूपरेखा बनने लगी। उसका शरीर सबसे आगे और सिर बीच में था। नीला ड्रैगन, जिसे शक्तिशाली बनाने के लिए एक पौराणिक साधक के साथ साथ अनेक पौराणिक और महाकाव्य साधकों की आवश्यकता थी, अकेले नूह के हाथों में सौंप दिया गया। ओंग। कौशल का प्रयोग समाप्त हो गया और एक नीला ड्रैगन चमकता हुआ प्रकाश में आया। इस कौशल के आगमन पर नूह पर जो दबाव था, वह पूरी तरह से अनदेखा हो गया। ये केवल ब्लू ड्रैगन ही नहीं था, बल्कि इसमें माउंटेन सी सेक्ट की शेष 5 शैलियों को भी शामिल किया गया था। नीले ड्रैगन की रूपरेखा उसके चेहरे पर एक अभिमानी भाव लिए हुए थी, जैसे उसके ऊपर एक नीला मुकुट रखा हुआ हो। उसकी पीठ पर 2 चमकीले नीले पंखों के अलावा उस पर और भी चमकीले सफेद पंख दिखाई दे रहे थे, जिसे एक ड्रैगन की तस्वीर बन रही थी जिसकी पीठ पर 4 पंख शक्तिशाली रूप से लगे हुए थे। जब इसे साधकों द्वारा ढाला गया था, तब इसके तराजू और आकृति कुछ हद तक पारदर्शी थी, लेकिन अब यह अधिक ठोस हो गई थी, जिससे ड्रैगन की आकृति अत्यंत वास्तविक और असली से अप्रभेद्य लग रही थी। गर्जन। जैसे ही उसके सिर पर मुकुट चमक उठा, दैदीप्यमान नीले ड्रैगन के जबड़ों से शक्ति की गर्जना निकली। दबाव काफी हद तक कम हो गया क्योंकि ड्रैगन की रूपरेखा काले स्थान की ओर चली गई जो निचली मंजिलों की ओर ले जाती थी। उसका बड़ा पंजा बस नीचे की ओर सरक रहा था, इससे पहले कि उसका शरीर 80वीं मंजिल पर चला जाता और फिर तुरंत 81वीं मंजिल पर। जैसे ही यह बात पारित हुई, 71वीं मंजिल पर जो कुछ दिखाई दिया वह एक बार फिर घटित हुआ। एक यांत्रिक आवाज गूंज उठी। सफलतापूर्वक 80 मंजिलें उतरी। ग्रेड 2 गोल्डन सीरम पुरस्कार के रूप में उपलब्ध है। क्या आप पुरस्कार लेंगे या जारी रखेंगे? नूह के उत्तर देते ही नीले ड्रैगन के सिर से एक भारी आवाज गूंजी। मैं जारी रखूंगा। खाली टेबल और यांत्रिक भुजाएं जो उनके माध्यम से तरल पदार्थ को बुला रही थीं, कुछ देर के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गईं, क्योंकि 81वीं मंजिल की जमीन पर एक और काली जगह दिखाई दी। बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के नूह एक बार फिर नीचे चला गया। 85वीं, 86वीं, 87वीं, 88वीं, 89वीं, 90वीं, 91वीं, वही दृश्य और वही पुनरावृत्ति 91वीं मंजिल पर घटित हुई। सफलतापूर्वक 90 मंजिलें उतरी। ग्रेड 1 गोल्डन सीरम पुरस्कार के लिए उपलब्ध है। क्या आप पुरस्कार लेंगे या जारी रखेंगे? नूह जब नीले ड्रैगन के रूप में सुरक्षित खड़ा था, तभी यांत्रिक आवाज गूंजी। वह पहले ही इतनी दूर आ चुका था और अगर वो यहीं रुक जाता और इनाम ले लेता तो उसे आगे बढ़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता। उसे तब तक आगे बढ़ने का भरोसा था जब तक उसे अंतिम पुरस्कार नहीं मिल जाता। दबाव जो लगातार बढ़ता जा रहा था उस शक्तिशाली ड्रैगन रूप पर कुछ भी असर नहीं डाल पाया था, जिसे अनेक प्राणियों द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता थी। नूह को इसकी शक्ति की सीमा का भी पता नहीं था क्योंकि वह टॉवर से नीचे उतरता जा रहा था। उसे पता था कि इससे दबाव बढ़ जाएगा जिससे सबसे औसत मिथिकल व्यक्ति भी घुटनों पर आ जाएगा। उसने उसी दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं जारी रखूंगा। उसके लिए उसके कार्यों का कोई खास मतलब नहीं था क्योंकि उसने पहले से ही नीचे तक जाने की योजना बना ली थी, जब तक कि उसे गोल्डन सीरम का सबसे सघन रूप और सर्वोच्च खजाने नेपच्यून के त्रिशूल के बारे में सबसे विशिष्ट जानकारी नहीं मिल जाती। लेकिन उसकी हरकतें एक्वा टॉवर के बाहर आसपास के पानी में चौंकाने वाली लहरें पैदा कर रही थीं।
चाहे वह मरफोक हो या अटलांटियन, वे सभी अचंभित होकर देख रहे थे क्योंकि वे 6 चैंपियनों को देखते हुए बोर्ड पर नोआ ओसमोंट का नाम ऊपर और ऊपर चढ़ते हुए देख रहे थे। लोगों ने जल्द ही एक्वा टॉवर से जुड़े अलग लीडरबोर्ड पर कुछ ऐसा नोटिस किया जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से अलग था, जिस पर आज इन 6 प्रतियोगियों को दिखाया जा रहा था। लंबे समय से स्थापित रैंकों में ऊपर चढ़ते हुए एक और नाम सामने आया था। एक्वा टॉवर से जुड़ा हुआ सुनहरा लीडरबोर्ड और टॉवर की सबसे निचली मंजिल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति के रूप में किंग नेपच्यून का नाम था। उसके नीचे के सभी लोग या तो एक आश्चर्यजनक कमांडर थे या अटलांटिस के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे जिन्होंने 90वीं मंजिल, 94वीं या 99वीं मंजिल पर अपना स्थान बनाए रखा था। इस लीडरबोर्ड पर केवल 50 नाम थे और नू इस पर आ गया था क्योंकि उसकी रैंकिंग लगातार बढ़ रही थी। उला इस अटलांटियन को देखकर हैरान हो गई जिसे वह साथ लेकर आई थी। उसे नहीं पता था कि वे इतने सारे आश्चर्य पैदा करेंगे। पूरे अटलांटिस में हलचल मच गई क्योंकि एक शक्तिशाली नया साधक टॉवर से नीचे उतरना जारी रखता था। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि नू ने इन आने वाले दुश्मनों को देखा, जैसे उसके दिमाग में रोशनी की एक किरण दिखाई दे रही थी और अंधेरे के हर कण को चीर रही थी। हाँ, वो बहुत पहले ही एक बेहद शक्तिशाली दुश्मन से मिल चुका था, लेकिन वह अभी भी कुछ समय के लिए उसका सामना कर सकता था क्योंकि वह बहुत गंभीरता से काम नहीं कर रही थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि दुश्मन ने पौराणिक श्रेणी के जानवरों की सेना को उस पर हमला करने के लिए आदेश दिया। ये खतरनाक था, लेकिन साथ ही एक जबरदस्त अवसर भी प्रदान करता था। अगर वो इन जीवों को मार गिरा सकता है और उनके भयानक मालिक के गंभीर होने का फैसला करने से पहले खुद के लिए उनकी लूट ले सकता है, तो वह शायद इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकता है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।